महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा चैप्टर मैथ्स पार्ट 2 का हमने अभी तक करा ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या हम पढ़ेंगे? ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम एप्लीकेशंस। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा लगता है हमें। 2025 में 3 मार्क के लिए पूछा गया है, तो ये वन शॉट कर लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमारा पूरा दंडनादन होने वाला है। किसी को अगर कुछ नहीं भी आता हो, बेसिक से हुआ है। पिछले साल कितने सारे बच्चे जिन्होंने 99, 100 ऐसा स्कोर किया है इन वन शॉट्स के थ्रू। तो यार ये वन शॉट आपके लिए एकदम सही वन शॉट होने वाला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा चैप्टर मैथ्स पार्ट 2 का हमने अभी तक करा ही नहीं है। कैसे लिखते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, वो हमें पता ही नहीं है। तो यार ये वन शॉट आपके लिए एकदम सही वन शॉट होने वाला है। आज का एक लेक्चर, आज का एक वीडियो और सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज मैं यहां कवर करने वाला हूं और हमारे साथ में कवर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये वन शॉट कर लिया, मतलब कि 8 मार्क्स जो इस चैप्टर का है वो हमारा पूरा दंडनादन होने वाला है। और बच्चों यही नहीं, इसके पहले मैंने सारे टॉपिक्स, अगर आप देखते हो YouTube पर जाकर, तो मैथमेटिक्स का वन शॉट का पूरा के पूरा सीरीज मैंने फ्री में रखा है। सारे चैप्टर्स यहाँ कवर की है, आप देख सकते हो। वन शॉट में मैथमेटिकल लॉजिक 2.5 घंटे में, डिफरेंशिएशन 3 से 3 घंटे में, मैट्राइसेस है। हर चैप्टर जो आपको चाहिए बोर्ड्स के लिए वो सारा का सारा वन शॉट में डिटेल्ड में कवर किया है। किसी को अगर कुछ नहीं भी आता हो, बेसिक से हुआ है। अगर 100 स्कोर लाना है, ये वन शॉट सही है। पिछले साल कितने सारे बच्चे जिन्होंने 99, 100 ऐसा स्कोर किया है इन वन शॉट्स के थ्रू, तो आप भी कर सकते हो। और एक और लास्ट बात कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आप कहोगे सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो नोट्स के लिए आपको फॉलो करनी होती है 3 सिंपल स्टेप्स, वो है ये। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विथ हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? जैसे मैंने कहा ये 8 मार्क्स का वेटेज रखेगा, राइट। और क्या क्या हम पढ़ेंगे सर? तो ऑर्डर, डिग्री, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसपे एक क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, कभी कभी एमसीक्यू यहाँ पे बन जाएगा। और जो हमारा बोर्ड पेपर में एमसीक्यू आता है वो यहाँ से ही बन जाता है बहुत बार, ऑर्डर एंड डिग्री को लेकर, राइट। तो ये 2 मार्क का सवाल बन सकता है। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट है। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम सोल्यूशन में भी हम अलग अलग 3 चीजें देखेंगे कि एक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं जो हमें देखनी है। एंड टाइप 4 एप्लीकेशंस, तो कुछ एप्लीकेशंस भी है। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा लगता है हमें, लेकिन अच्छा है, आसान है। 25 क्वेश्चंस करेंगे और बस इतने ही 25 क्वेश्चंस आपको ठीक से करने हैं। इन्हीं को आप लिख लिख कर 2 बार देखेंगे बस। शुरू करें? पक्का शुरू करें? बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता, शुरू करूँ या सर? तो पहली चीज है ऑर्डर एंड डिग्री। क्या होता है सर ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव। कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया वो कौन बताता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। जैसे कि आप हर टर्म देखो, ये टर्म देखो आप, तो ये वाला बताता है कि थर्ड डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट कौन सा है? थर्ड। तो हमारा ऑर्डर कितना हुआ? 3 हो गया है। समझ रहे ना बच्चा? या dy बाई dx, यहाँ पे भी dy बाई dx है। dy बाई dx का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है। क्या यहाँ पे d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर है? नहीं। क्या यहाँ पे और कुछ है? d क्यूब है? नहीं। तो बस यही हुआ सर। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? ऑर्डर इज 1। समझ आ रही है बच्चा? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितना बार हमने डिफरेंशिएट किया। लेट से मैं अगर ऐसा लिखूं, d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस d क्यूब y बाई dx क्यूब
इक्वल टू 5। अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इस टर्म का सेकंड है, इस टर्म का फर्स्ट और इसका थर्ड है, तो ऑर्डर क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, ऑर्डर इज 3। तो ऐसे आपको लेना पड़ेगा बच्चों, बिकॉज दी क्यूब दिख रहा है। ओके, अच्छा यहाँ पे पावर 4 होता तो सर क्या 4 होता, नहीं, इसका पावर नहीं, ये ऑर्डर का मतलब डी बाई डी एक्स के साथ जो यहाँ रहता है ना नंबर, कितनी बार डिफरेंशिएट किया वाला, तो दैट इज हाउ वी गेट ऑर्डर, तो ऑर्डर इज 3। अंडरस्टूड, तो ये होता है ऑर्डर। अब डिग्री क्या होता है, तो डिग्री अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है हमारा, उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म देखो और उसका पावर। सर एग्जांपल दो ना, देखो अब देता हूं मैं, यहां dy बाई डी एक्स पावर 7 है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 3 है, प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 5x, ऐसा है डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझते हो ना, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में जो इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे ऑर्डर कौन सा है, तो अगर आप ऑर्डर की बात करो तो ऑर्डर कौन सा हुआ, 2 हुआ, क्योंकि ये है ऑर्डर 2, ये है ऑर्डर 1। अब डिग्री हाईएस्ट कौन सी है, सर डिग्री हाईएस्ट तो 7 है, लेकिन हमें इसका डिग्री 7 नहीं हुआ, इसका डिग्री क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, इसका पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर क्या है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म कहो या हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कहो, ठीक है, समझ रहे बेटा। तो इसका पावर क्या है, 3, तो देयरफॉर डिग्री इज 3। सो ऑर्डर 2, और जो ऑर्डर 2 वाला टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर वही हुआ ना हमारा, उसका पावर क्या है, तो दैट इज नथिंग बट 3। ऐसे मुझको डिग्री निकालना पड़ता है। अब डिग्री निकालने में एक और कैच है कि सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स जो है ना, उनके पावर कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, राइट। दे शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर और फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। देखो आप पढ़ लो, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। टू फाइंड डिग्री of the differential equation we need to have a positive integer as index of each derivative। हर dy by dx के टर्म्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, याद रखना, राइट। इनको एग्जांपल समझते हैं सर। अगर आप यहां देखते हो तो बताओ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है मेरे बच्चों, ये है, तो डिग्री कितना हुआ, ऑर्डर तो सर 3 हुआ, और डिग्री कितना हुआ, तो डिग्री सर 2 हुआ, मानते हो ना बात। यहां पे देखो ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर 1 हुआ, इस वाले सवाल में क्या हुआ, ऑर्डर 1 हुआ। डिग्री का क्या सर, डिग्री का क्या, डिग्री भी 1 हुआ ना सर, क्योंकि डी बाई डी एक्स नहीं, इस डी बाई डी एक्स का पावर अगर आप ऊपर लेके गए तो -1 होगा, नहीं चलेगा, मुझे हमेशा सिंप्लीफाई करना होगा। अभी देखो इस डी बाई डी एक्स का पावर 1 है, लेकिन इसका -1 है, मुझे सारे डी बाई डी एक्स के पावर्स कैसे चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यार ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ वहां, तो ये ऐसा हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बेटा, प्लस 3xy इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। बात समझिए आपको, ये यहां मल्टीप्लाई हुआ, यहां मल्टीप्लाई हुआ, तो दिस इज डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3xy, राइट। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देख रहे हो ना, एलसीएम वगैरह बन रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, राइट। तो अब देखो, अब सारे डी बाई डी एक्स के जो टर्म है इनके पावर्स पॉजिटिव नंबर्स है, तो देयरफॉर नाउ डिग्री इज, अगर आप अब कहो कि डिग्री कितना है, सो डिग्री इज 2। कितना डिग्री है, डिग्री इज 2, ठीक है। तो आपको ऐसे पावर्स जो है डी बाई डी एक्स के, यहाँ पे अगर हम ऊपर ले गए तो -1 नहीं चलेगा, ईच डी बाई डी एक्स टर्म शुड हैव पावर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हाफ होता तो उसे स्क्वायर करते हम, तो देखेंगे जैसे जैसे एग्जांपल्स आते हैं आप भी समझोगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ऑर्डर डिग्री इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, मस्त है। ऑर्डर डिग्री में एक और नोट होता है कि अगर अंदर फंस गया डी बाई डी एक्स तो उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, राइट। अगर कंपोजिट के अंदर फंस गया डी बाई डी एक्स तो उसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। बताएंगे हम एग्जांपल्स के थ्रू। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और पहला ही क्वेश्चन वो आ गया जो मुझे बताना था, 2023 में 1 मार्क का पूछा गया है। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो e पावर डी वाई बाई डी एक्स है प्लस डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू एक्स। अगर मैं यहां ऑर्डर पूछता आपको तो ऑर्डर कितना होता है 1, क्योंकि आप देख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स का ही टर्म है, हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही हुआ। अब सर डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना हो, तो इसका 1 हो, लेकिन इसका ये तो फंस गया है अंदर, ये e पावर के फॉर्म में, कंपोजिट के फॉर्म में, क्या ये बाहर निकल सकता है? देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी करूं तो क्या होगा, x माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और e पावर को मैं हटाना चाहूँ तो लॉग में आ जाएगा सर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये फंस गया,
तो कंपोजिट में कोई ना कोई गया ही ना, ये ई के पावर में था इसलिए कंपोजिट था, मतलब फंस गया था, dy/dx प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था। और ये लॉग अगर मैं इसको सिंप्लीफाई भी करता चलूँ तो ये लॉग के अंदर इधर वाला dy/dx फंस गया। तो आपको सीधा कह रहा हूं कि जब भी कंपोजिट वाला फॉर्म हो तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डिग्री जो है ना, डिग्री की बात होगी तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। लेकिन सर पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना, तो यार हाईएस्ट डेरिवेटिव लेकिन अंदर फंसा हुआ है ना, हाईएस्ट का कोई भी डेरिवेटिव वो अंदर फंसा हुआ है ना, नहीं चलेगा, राइट। तो लॉग के अंदर ई पावर के ऊपर ऐसे फंसा नहीं होना चाहिए, अगर निकल के सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, राइट। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो पहला ही सवाल मस्त सवाल था, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है देख लो। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यार हाईएस्ट ऑर्डर टर्म कौन सा है, ये है, तो पावर उसका 2 है, और सारे dy/dx के पावर्स जो है, y डैश मतलब dy/dx हुआ, सारे dy/dx का, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो भाई फ्री ऑफ मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो बस एक ही वर्ड में लिखा तो चलेगा, सर डिग्री कितना होगा, 2 या 3, 2, ऑर्डर 3 है, डिग्री पूछा गया है, डिग्री 1 मार्क, इतना ही लिखना है आपको, एक लाइन में लिखना है। इसमें भी अगर आपने एक लाइन में लिखा होता डिग्री नॉट डिफाइंड तो भी चल जाता, मैं तो वो एक्सप्लेन कर रहा था, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन का ही आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, अब देखो ऑर्डर एंड डिग्री, d² y/dx² dy/dx d³ y/dx³, तो ऑर्डर तो 3 होने वाला है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले ऑर्डर पूछा गया है। ये सीक्वेंस भी देखना ध्यान से, ऑर्डर एंड डिग्री पहले, तो ऑर्डर तो 3 है सर, बहुत ही सिंपली मैं कह रहा हूं ऑर्डर तो 3 है। अब ऑर्डर 3 है तो डिग्री कितना होगा। अब एक दिक्कत है क्या, ये रूट वूट मतलब dy/dx वाला टर्म अंदर फंस गया ना, पावर हाफ में आ गया, ऐसा नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा मैं, जो क्वेश्चन है मुझे, इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या आ रहा है बेटा, d² y/dx² प्लस dy/dx प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस d³ y/dx³। और अब अगर आप देखते हो, जैसे मैंने स्क्वायर किया, अब सारे dy/dx के टर्म्स जो है उनका पावर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इसको भी एक्सपांड करूंगा तो पावर क्या होगा, 1 2 3 ऐसे ही होंगे ना, हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। यहाँ पे भी देखो, तो नाउ आई कैन से डिग्री निकल सकता है, एंड व्हाट विल बी द डिग्री ओवर हियर, देयरफॉर आई कैन से डिग्री मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, या हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना है, 1। सो हमारा आंसर क्या हो गया सर, 3,1, यानी ऑप्शन डी। मुझे पता है आपका मेरे से पहले आया है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके फ्रेंड्स के लिए, राइट। तो कैसे आता है, तो रूट नहीं चलेगा, dy/dx जो है ना रूट के अंदर नहीं चलेगा मुझको, सिंपल बात है। ऑर्डर डिग्री को लेकर समझ कर आगे बढ़ो, 2 मार्क आपको दे रहा है। ऑब्जेक्टिव में आप इतना लिखते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, गुड, पक्का। तो ऑर्डर डिग्री वाली बातें बहुत समझ में आ गई आपको। यहाँ पहला पार्ट ऑर्डर एंड डिग्री वाला सैंपल सर, बस ऐसे ही करना है, ऑर्डर क्या डिग्री क्या, बड़े आराम से, और सारी वेराइटी यहाँ दिख गई आपको, रूट कैसे हटाया, ई पावर वाली बात क्या हुई। नाउ सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या कि मुझे कुछ दिया होगा y = mx + c ऐसा कुछ, और मुझे यहां से dy/dx के टर्म्स में इक्वेशन निकालनी है, तो इसको कहते हैं फॉर्म करना, इसे कहते हैं फॉर्म करना। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे ये फॉर्म होगा। तो जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स, अब समझना बात, फॉर्मेशन का मतलब मुझे इक्वेशन dy/dx के फॉर्म में लाना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार डिफरेंशिएट करूं, मैं चाहूं तो 2 बार कर सकता हूं, 3 बार कर सकता हूं, 4 बार कर सकता हूं, 1 बार भी कर सकता हूं, कितनी बार करूं। तो यहाँ एक रूल है, एक छोटी सी बात है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उसमें कभी भी ये कांस्टेंट ऐसे नहीं होते, m c ऐसे कांस्टेंट नहीं होते, ओके। उसमें जो है वो 2 3 4 फिक्स्ड कांस्टेंट्स चलते हैं, बट ऐसे कांस्टेंट्स नहीं चलते। मतलब ये कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात, जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट्स का मतलब क्या सर, देखो भाई y = 6x + c कहा, तो 6 जो है ना ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू जो है 6 ही होने वाली ना, और कुछ होगा ही नहीं। लेकिन c कैन बी 1, c कैन बी 2, c कैन बी हाफ, c कैन बी 3/2 -½ कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज आर्बिटरी कांस्टेंट, समझ रहे, आर्बिटरी कांस्टेंट है। y और x तो वेरिएबल है, कांस्टेंट ही नहीं है। कुछ बच्चों के मन में अगर आ रहा हो सर y और x तो वेरिएबल कहते हैं मैंने, ये हमारे फंक्शन के वेरिएबल्स है, लेकिन 6 कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, लेकिन 2 अलग अलग कांस्टेंट्स हुए, एक फिक्स्ड और एक आर्बिटरी। बात समझ रही है ना, अच्छे समझ रही है ना, आराम से, सिंपल। तो इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा, सो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशंस
इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ये वो कॉन्सेप्ट्स है हाँ जो मुझको पता ही होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? एक। तो डिफरेंशिएशन कितना करना पड़ेगा? एक बार, और डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अंडरस्टूड है ना? तो हमें किसी तरह वो आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। सो नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, बड़े आराम से हम कर पाएंगे। ठीक है, सो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस। फ्रॉम द नहीं होगा, ये फॉर्म दी होगा। ठीक है, अब फॉर्म करना है मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 3 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स मुझे चाहिए होंगे। इक्वेशंस ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं, इंटरसेप्ट दिया है तो कैसी लाइन होती है, ये थोड़ा सा है जो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, यही रिपीट होते हैं बहुत बार बोर्ड्स में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? एक्स इंटरसेप्ट दिया है तो हम क्या करेंगे? यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। देखो भाई, ये इक्वेशन तो मुझे याद रखनी पड़ेगी, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो। क्या है सर? तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, पता है? अच्छा, अब यहाँ पे a क्या होता है? x इंटरसेप्ट। y क्या होता है? b। y के नीचे जो है b, वो क्या होता है? y इंटरसेप्ट। तो ये क्या बोला? मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज गिवन टू अस? सो गिवन जो है ना वो a इक्वल टू 3 दिया है। तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स x बाय 3 प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। आप सब समझ आ रहा है आपको? ओके, क्योंकि सर यहाँ दिया गया मेक्स इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस बोला गया है। 3 ऑन एक्स एक्सिस, 3 ऑन एक्स एक्सिस। कितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स है? यहां तो 2 थे लेकिन 3 दिया हुआ है, तो अब कितने हुए? एक आर्बिटरी कांस्टेंट। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा? एक बार। 3 आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं बचा, b जो है वो, तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार। तो लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैं डिफरेंशिएट करूं तो x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 1/3। या 1/b वैसे हो, डिवाइड बाय dx रहेगा वैसे के वैसे सर। यस, दिस इज इक्वल टू 0। क्या आप सबको मेरी बात ठीक से समझ आ रही है? पक्का समझ आ रहा है सर? इसका डेरिवेटिव क्या बेटा? 1/3। इसका क्या? 1/b। करेक्ट? यस सर। सो 1/b डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में से मुझे किसी तरह बस b को हटाना है। जितना सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो। तो 1/b डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू -3। ठीक है ना बेटा? ओके, ऐसा कुछ है सर। अब यहां से भी हम किसी तरह बस मुझे b हटाना है, ये ध्यान रखना आप। यहां से दो इक्वेशन से -1/3 होगा सर। यस, ये उधर जाएगा तो b उधर गया, तो आई कैन से dy बाय dx, और आई कैन से 1/b इज इक्वल टू -1/3 इंटू 1/dy बाय dx। ठीक है, पक्का? ओके, 1/b को ऐसा कर सकते हैं हम। तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 मुझे ना ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से 1/b निकालो और यहां डाल देंगे। b निकालो या 1/b निकालो, सीधा सर b निकाल के यहाँ डाल दो वो भी चलेगा। यार देखो, अगर मैं b निकाल के डाल दूं तो चलेगा ना? यहां से आप देखो, ये इधर, तो आई कैन से b इज इक्वल टू -3 dy बाई dx। क्या है? यहां उधर गया, यस सर। सो b क्या है आपका? -3 dy बाई dx। इजी, राइट? तो ये b मिला, बस यहां पुट कर देंगे, विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड सर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए है। फ्रॉम 1 and 2 x/3 प्लस y/b, b क्या है? -3 dy बाई dx इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये ऐसा चलेगा कि नहीं? आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए। हाँ, आपको एलसीएम करना चाहिए। तो देखिए, आप एलसीएम करेंगे तो आप देखो, माइनस तो यहां चला गया, तो आई कैन से x/3 माइनस y/3 dy बाई dx इक्वल टू 1। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूं मैं, यहां मल्टीप्लाई, राइट? तो आई कैन से पहले एलसीएम बना लो, तो x dy बाई dx माइनस y, है ना? यहाँ पे आपने dy बाई dx मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाया है, अपॉन 3 dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो ये भी चला गया सर। तो x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 3 dy बाई dx। आई कैन टेक हियर देयर, जो भी करना है आपको, है ना? दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। या एक तरफ लेके आप कह सकते हो x माइनस 3 dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन।
समझ गए? थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, दिक्कत दे आपको, लेकिन आप समझते हो ना क्या करना है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार, और उस b को एलिमिनेट करना है। तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया 1/3 1/b dy/dx इक्वल टू 0, यहां से b निकाला सर, तो ये इधर गया -1/3, ये इधर, ये इधर, एकदम मस्त मस्त, बहुत अच्छे। ओके, तो -3 dy/dx, तो b को यहाँ पुट कर देंगे, और फिर उसके बाद क्या किया सर, तो देखो ना ये माइनस यहाँ चला गया, अब यहाँ dy/dx है तो यहाँ पे dy/dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, दैट गिव्स मी एलसीएम प्रॉपरली। ओके, एंड दैट गिव्स अस द आंसर रिक्वायर्ड। तो इस तरह सर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं क्या? हाँ, छोड़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जो भी dy/dx के फॉर्म में आ गया वो हमारा हो गया। तो इस तरह मुझे निकालना पड़ेगा कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c/x, ऑब्जेक्टिव है 2024 को आया हुआ है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? c स्क्वायर और c, तो एक ही हुआ ना, दो मत समझना, c तो निकालना है, वो c स्क्वायर है बस। ठीक है, तो व्हाट इज गिवन टू अस सर, तो y इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c/x। सो अगेन एक बार तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका, तो -c/x²। करेक्ट ना बेटा, -c/x²। ये तो 0 हो गया, c भी वैसे ही 1/x का -1/x², तो यहां से मुझे c मिलता है -x² dy/dx, हाँ या ना? राइट, तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। कैसे सर? ये देखो उधर गया, माइनस भी उधर गया ना, इन दोनों में से मुझे बस वो एलिमिनेट करना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यही तरीका होता है। राइट, तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, अगर मेरा 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, लिखना पड़ता, तो इस तरह में लिख रहा होता। तो c की जगह वो रखना है सर, तो y इज इक्वल टू c स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है मुझको, -x² dy/dx का ना पूरा स्क्वायर, ये c स्क्वायर प्लस c/x, सो -x² dy/dx बाय x। ठीक है, ओके सर, तो ये हमारा हो गया, और ये डिवाइड बाय x भी आ गया सर। नाउ y इज इक्वल टू दिस विल बी x⁴ dy/dx का होल स्क्वायर, है ना, माइनस का हो गया प्लस x² का हो गया x⁴ dy/dx का स्क्वायर, ये एक और एक गया सर, तो ये हो गया -x dy/dx। ठीक है, ऐसा कुछ एक तरफ लाना है पूरा, हाँ, तो ये इधर लेके आता हूं, तो आई कैन से x⁴ dy/dx का स्क्वायर -x dy/dx एंड -y इक्वल टू 0, ऐसा मेरा आ रहा है। माइनस, इससे पहले ही ऑप्शन दिख रहा है ना, x⁴ वाला टर्म है, x⁴ वाला टर्म एक ही तो है, सो आई कैन सी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, है ना, तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है, ए में ही है ये ऑप्शन। समझ गए कैसे करना है? तो वी हैव टू एलिमिनेट दैट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हमको वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाना होगा, कितनी बार? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो आई हैव गॉट 2 रिलेशंस, 1 अननोन जो कि डिस्कार्ड करना है, निकालना है। नेक्स्ट, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो भाई, y² इक्वल टू 4ax है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 4 है क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आप बताओ? a है सर, एक ही बार है, तो डिफरेंशिएट करोगे एक वाक्य के लिए मस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a। सो नाउ 1 and 2, अगेन वो 4a या a निकल जाएगा, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 सिंपल, 4a को उठा के वहां रख दो, चल जाएगा ना, तो यस। सो नाउ y² इक्वल टू 4a की जगह मैं लिख रहा हूं 2y dy/dx इंटू x। ठीक है ना बेटा, y² इक्वल टू 4ax, तो 4a की जगह मैं लिख रहा हूं 2y dy/dx। एक y कैंसिल कर सकते हैं, यस, तो y इज इक्वल टू 2x dy/dx, ऐसा कुछ। ओके, अंडरस्टूड, पक्का अच्छे समझ में आया? y² का डेरिवेटिव ये हो गया सर, है ना, सही है ना? हाँ, एकदम मस्त, बहुत अच्छे, एक बार देख लो आराम से, सही करा है ना मैंने। 4a की जगह यहाँ लिख दिया 2y dy/dx इंटू x, तो है ही है, या सो आई कैन राइट इट वन साइड, तो 2x dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। समझे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना है? 3-4 क्वेश्चन में देखकर आपको समझ में आ जाता है, आ रहा है ना बच्चा? 3-4 सवाल के बाद सर सिमिलर बातें करना है, समझ में आ रही है, राइट? ओके, अब यहाँ पे एक और मार्क के लिए पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार रिपीट भी हुआ है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग x एक्सिस,
its acceleration at time t is proportional to its velocity at that time. Acceleration is proportional to velocity. Okay, find the differential equation of motion of, बस differential equation ही बताना है. अच्छा, x एक्सिस के along कर रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के along ही होगा. So let x be the displacement along x axis. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो आप सब समझते हो ना मेरे बच्चा कि dx by dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव ना, हाँ या ना, राइट. तो ये हमें सबको पता है सर. सो व्हाट इज गिवन टू अस, तो एज गिवन एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मतलब क्या हो गया कि डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डी एक्स बाय डी टी. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट रख दो आप, तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है. हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करने के लिए कहा गया था. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अच्छा, मैंने x ही क्यों लिया, क्योंकि बोला गया था इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस. अगर y बोलते तो मैं dy by dt ले लेता. ठीक है, यहां पे क्या बोला गया, dx by dt, क्योंकि x विद द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस हम कह सकते हैं. इजी पीजी, बोला एक बार, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. अरे 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 बताओ भाई बताओ, है ना, सिंपल सिंपल. तो ऐसे हमारे ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ क्वेश्चंस. मजा आया आपको? बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही मस्त मस्त टॉपिक है ये. गेट रेडी भाई, पूरे पूरे 8 मार्क मिलने वाले हैं आपको. पर आप थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होता है इसलिए बच्चे डरते हैं, या आगे जाके थोड़ा इंटीग्रेशन आता है तो और थोड़ा डरावना लगता है. लेकिन अगर ध्यान रखते हो तो काफी सिंपल सिंपल सा है. अब अभी तक हमने फॉर्म किया था, अब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी मेरे दोस्तों, dy by dx वाला टर्म दिया होगा और मुझे सॉल्व करना होगा. y इक्वल टू एफ एक्स लाना होगा. इसे कहते हैं सॉल्व करना. हाँ, इसे कहते हैं सॉल्व करना. ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको डायग्राम से समझाऊं. आप समझना कि अगर मुझे समझना y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो मैं क्या कर रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था और ऐसे फॉर्म कर रहा था ना, dy by dx में डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी और आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है. तो मुझे क्या करना होगा, रिवर्स प्रोसेस. सो आई हैव टू इंटीग्रेट हियर. क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेट करना होगा. मतलब आपको dy by dx दिया है और यहां आना है तो मुझे करना क्या है भाई, सो इंटीग्रेट करना है सर. क्या करना है, इंटीग्रेट. dy by dx टर्म दिया और आपको y वाले टर्म में लाना है. सो हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन को रिकॉल करना होगा. समझ रहे हो ना सर? अभी तक जो दिया था हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा रहे थे, फॉर्म कर रहे थे. अब मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी आएंगे सर, आएंगे. तो जब सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं ना बेटा, जब सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं तो उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन क्या कहते हैं उसे, जनरल सॉल्यूशन. और जब वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह फिक्स्ड कांस्टेंट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन. कंसेप्ट थोड़ा अलग है लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूं इसको. तो हमारा आंसर अगर ऐसे हुआ y इक्वल टू 6x प्लस सी, तो ये क्या हुआ हमारा जनरल सॉल्यूशन. लेकिन अगर मुझे यहां मिला y इक्वल टू 6x प्लस 7, राइट, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो ये हो जाता है हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि आई हैव गॉट द पर्टिकुलर वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू मिला है मुझको. समझे? तो बोर्ड्स के लिए इतना काफी है. अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहते थोड़ा सा अलग होता, लेकिन ठीक है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हम देखने वाले हैं. अब सॉल्यूशन निकालने के लिए ना वी हैव सम मेथड्स. तो पहली मेथड मैं दिखने वाला हूं वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ओके, तो मेथड नंबर 1, जब मुझे सॉल्व करना हो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे बच्चों, तो मेरे पास कितनी मेथड्स होगी, 3 मेथड है. तो दिस इज मेथड नंबर 1, M1 लिख रहा हूं मैं. मेथड नंबर 1 MI, मिशन इम्पॉसिबल. क्या बोलते हो, आसान है अभी तक चैप्टर? क्या ही किया सर, अभी तक फॉर्मेशन किया और ऑर्डर किया और क्या. अब आगे बढ़े तो क्या मिला हमको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड. नाम से ही काम समझ में आ रहा है. वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक तरफ y के टर्म्स लिखेंगे, एक तरफ x के टर्म्स लिखेंगे. वेरिएबल को सेपरेट करेंगे. कहां y के टर्म्स, जहां dy हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहा dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसा कुछ मिल गया, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है मुझको. ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है,
y के टर्म्स एक तरफ और x के टर्म्स एक तरफ करना होगा। वेरिएबल सेपरेबल वो हो भी सकते हैं, एक तरफ सारे y के टर्म्स, तो y के टर्म्स कहाँ आएंगे, जहां dy ऊपर हो, तो dy जहां है वहां y के टर्म्स, तो यहां हो गया y क्यूब, तो अपने आप dx उधर चला गया तो ये हो गया x स्क्वायर dx। समझे? तो दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, VS फॉर्म। VS का मतलब क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दिस इज ऑलवेज स्टेप 1। जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो मैं हमेशा क्या करूंगा, dy बाई dx के फॉर्म में लेके आऊंगा और वेरिएबल सेपरेबल में लाने की कोशिश करूंगा। अब स्टेप 2 विल हैव टू integrate both sides, that's it, that gives me the answer required and get the answer। ठीक है, get the answer करेक्ट, समझे? तो ऐसे मुझको करना होगा। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे कि x के टर्म्स एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ, x के टर्म्स एक तरफ, y के, अब x के टर्म्स एक तरफ, y के टर्म्स एक तरफ, ये ध्यान रखना है dy dx हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में आना चाहिए जब भी मैं सॉल्व करूंगा। तो VS फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब बस दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, दैट गिव्स अस द आंसर, और आखिर में एक जगह पे कहीं भी प्लस c कर देना, दैट्स इट। करें शुरू? थोड़ा एग्जाम्पल से ही बेटर समझ में आता है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल ही हमें अच्छा समझाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और टाइप है, एक और छोटी सी चीज है, एक और छोटी सी चीज है। अगर कभी भी कंपोजिट मिले आपको, x प्लस वाई एक साथ है, y बाई एक्स एक साथ है, तो उसको t पुट कर देना। अगर कभी आपको मिले y इक्वल टू लेटस अज्यूम ना x प्लस 4y प्लस 1 का क्यूब, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते आप, है ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता सर यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू ऐसा कुछ मिल जाए, तो और कुछ तरीका ही नहीं होगा। तो ये जो अंदर फंसा है ना, इसको t पुट कर दो, 4 प्लस जो भी है, और यहां से फिर अब dy बाई dx dt बाई dx में निकालना है ना, सॉल्व हेड। ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, तो आपको dy बाई dx भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें अलग करनी पड़ेगी। तो आप जब भी इस तरह का देखोगे होल स्क्वायर या अंदर फंसा है, कंपोजिट अगर है, कंपोजिट समझते हो बेटा, कंपोजिट अगर है तो सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, कंपोजिट अगर है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो भी अंदर फंसा है, 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 उसको टी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, छोटू सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, चीजों को ठीक से समझते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, चीजों को ठीक से समझते हैं। ठीक है, पहला सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करूं? देखो x और t में है, मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, dx बाई dt इज x log x अपॉन t। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब व्हाट नेक्स्ट सर, क्या करें भाई, अगला बता दो। क्या मैं x के टर्म्स एक तरफ ले सकता हूं, dx है, जहां पे dx है वहां x के टर्म्स जा सकते हैं, हाँ। तो जो t के टर्म्स है वो एक तरफ आ सकते हैं, यस, ये dt इधर आ गया। समझ आया मैंने क्या करा है, dx जहां है वहां सारे x लेके चला गया और इस कारण dt या t एक तरफ आ गया। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dx अपॉन x log x dt अपॉन t, और आप चाहो तो यहां पे c लिख सकते हो, लेकिन c हम आखिर में लिखते हैं, कांस्टेंट हम आखिर में करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन थोड़ा समझना होगा। कैसे करूं सर, log x को t डाल दूं या m डाल दूं, तो 1 बाय एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी एम, है ना, यस। तो ऐसा हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा देखो, सो 1 बाय एक्स डी एक्स मतलब ये, दिस इज डी एम अपॉन m इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी। ओके, समझ रहे हो ना, log x को मैंने t डाला, सर ये समझा कैसे, पता है आपको, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है यार हमें। तो log x को t डाला तो 1 बाय एक्स डी एक्स, तो ये आ गया मेरा log m, ये आ गया मेरा log t। जस्ट बिकॉज ये दोनों log में है, तो हमारा जो थर्ड कांस्टेंट है ना, उसको मैं c की जगह क्या लिखूंगा, log c लिख दूंगा। इट्स ओके व्हेन यू राइट log c और c, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर log c क्यों, मैंने तो c लिखना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट आप log c रखो या c रखो, कांस्टेंट होता है, हमें कांस्टेंट से कोई प्यार नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अब एक तरफ उस तरफ जो भी, तो ये क्या हुआ, log ऑफ m इज इक्वल टू log ऑफ ct। ये क्या किया आपने, लॉज ऑफ लॉगरिथम, पता है आपको, log a प्लस log b इज log ऑफ a इंटू b। सो log कट चला गया सर, तो देयरफॉर आई कैन से m इज इक्वल टू ct, m इज इक्वल टू ct, है ना, यस। अब आगे भी m क्या है भाई, log x से, तो हमारा आंसर क्या आया,
So thus I can say log x equal to ct. X is equal to e power ct is the required solution of differential equation. x equal to e power ct कहाँ है? अच्छा ये और ये सेम है क्या? नहीं, यहाँ माइनस होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। सो हमारा कह सकते हैं आंसर इज ऑप्शन ए, x इज इक्वल टू ई पावर सी टी। अंडरस्टूड? समझे बच्चा? ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। तो समझ में आया वेरिएबल सेपरेबल? काफी इजी सा एग्जाम्पल, चालू भी बहुत बढ़िया। और देखो ना, पूछा गया है हमारे बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए था 2 मार्क का। अंडरस्टूड सर, बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आया। थोड़ा अप्रोच अलग अलग करना एक एक हाथ पे, फिर इंटीग्रेट करना थोड़ा सा ना, अगर भूल गए हो तो याद रखना है, याद करना है। ओके, वेरी गुड सर। ये लॉग सी क्यों लिखा, सी क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे, लेकिन अगर दोनों लॉग है उसको भी लॉग लेना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब देखकर तो लग रहा है यार कैसे होगा, ये बड़ा दिक्कत वाला लग रहा है। cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx। अब जब भी हमें समझना है ना कि कौन सा अप्रोच होगा, तो क्या करो, एक तरफ मतलब इक्वल टू बीच में लाने की कोशिश करो, एक तरफ dy और एक तरफ dx। सो आई कैन राइट इट एज cos x cos y dy, और ये अगर उधर चला गया तो क्या हो गया, इक्वल टू sin x sin y dx। ठीक है, अब जिधर dy है वहां सारे y जा सकते हैं क्या? जिधर dy है वहां सारे y जा सकते हैं, cos y, और ये नीचे जाएगा, यस। सो ये हो गया हमारा cos y अपॉन sin y। समझ रहा है? जिधर जिधर सारे y कहां जाएंगे, जहां dy है, तो cos y sin y। अब इधर में sin x बचा हुआ है सर, और इधर का x टर्म भी जाएगा नीचे, तो ये हो गया cos x dx। अच्छे से समझना, आप समझ रहे हो? जिधर dy है वहां सारे y के टर्म्स अट्रैक्ट होंगे, सारे y के टर्म्स उधर खींच लेगा dy, तो cos y और यहां sin y, और ये cos x उधर चला गया। सो ये जो हुआ है, अब इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो cos बाय sin cot हो रहा है सर, sin बाय cos tan हो रहा है सर। एंड क्या आप इनके इंटीग्रेशन याद रख रहे हो कि भूल गए हो? cot y का बता दो क्या है, log ऑफ sin y। इसका क्या है, tan x का log ऑफ sec x। अच्छा, कांस्टेंट को प्लस c रखूं या दोनों log log है, तो log ऑफ c। सीख गए हो, सुधर गए हो, बहुत अच्छे। राइट, तो ये क्या हुआ, log ऑफ sin y इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू sec x। क्या हुआ सर, ये कैसे हुआ सर? समझ में आया ना क्या हुआ, कैसे हुआ? बिल्कुल समझ में आया है, अच्छे समझ में आया है। ठीक है, ओके, log a प्लस log b वाला, तो log log गया था, तो sin y c sec x। अब sec को 1 बाय cos लिख सकता हूं मैं, sin y c बाय cos x। सो आई कैन से मेरा परफेक्ट आंसर ये होगा, sin y इंटू cos x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज मच बेटर आंसर। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, सिंप्लीफाई करना चाहिए। जितना सर यहां तक रखा तो चलेगा क्या, यहां तक रखा तो चलेगा क्या, यहां तक रखा तो चलेगा क्या? भाई पेपर जो चेक कर रहा है, हो सकता है वो आधा मार्क कट कर दे अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो जितना आपको सिंप्लीफाई करना आता है, जितना आप पॉसिबल है, सिंप्लीफाई करिए, इस तरह के आंसर्स तक पहुंचिए। मजा आ रहा है? एक बार जाए हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बढ़िया बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है ना? मेथड समझ में आ रहा है सर, क्वेश्चन ठीक से दिमाग में जा रहा है ना? एक तरफ x एक तरफ y कैसे किए जाते हैं ऐसे सवालों में, बड़ा दिखता है, हमें लगता है यार हमसे होगा कि नहीं होगा। 2 मार्क पूरे पूरे। ठीक, ओके, गुड गोइंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जब भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो ना, तो हमें ऐसे कुछ वैल्यूज दी हुई होगी, हमें हमेशा ऐसे कुछ वैल्यूज दी होगी ताकि हम थोड़ा आगे सॉल्व कर पाए। तो अभी तक जो कर रहे थे वही करेंगे, ये आखिर में यूज होने वाला है। सर चलो करते हैं, क्या बोल रहा है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स e पावर 2y cos x। क्या मैं एक तरफ x और एक तरफ y कर सकता हूं? बिल्कुल दिख रहा है, dy अपॉन e पावर 2y cos x dx। सो आई कैन से कौन सा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो e पावर माइनस 2y हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा सर, और ये cos x dx। ओके, वैसे तो मुझे प्लस c यही लिख देना चाहिए, लेकिन चलेगा आगे भी लिखा तो। नाउ e पावर माइनस 2y का क्या होगा,
ई पावर माइनस 2y अपॉन -2। कैसे? ई पावर mx का ऐसे होता है ना, ई पावर mx अपॉन m। कॉस का माइनस साइन नहीं होता, साइन x, और यहां पे लॉग लॉग नहीं है तो सिर्फ प्लस सी। ठीक है, अब ये मेरा सॉल्यूशन हुआ, इसको कहते हैं भी हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया है। बट अब आगे करना है, व्हेन x इक्वल टू π/6 y इक्वल टू 0। यहां से मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। यहां तक समझ में आया कैसे किया, क्या किया? बेसिक काम कर रहे थे जो अभी तक कर रहा था, लेकिन ये कांस्टेंट सी हटाना पड़ेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाना होगा, उसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लेकर जा रहे हैं। तो x को π/6 रखो, y को 0 रखो, तो क्या हुआ? e पावर 0 अपॉन -2 साइन ऑफ π/6 प्लस 6 प्लस c, यहां पे जो है, तो ये हो गया -1/2 1/2 प्लस c। तो आप देखोगे उधर जाके तो c का वैल्यू यहां से ना -1 आ जाता है। क्या आप सबका आ रहा है? देखो माइनस आ गया, तो -½ -2/2, तो -1 आ गया है। तो c का वैल्यू -1 आ गया है, हाँ या ना? c का वैल्यू -1 आ गया है। कैसे निकाला सर? वैल्यूज डाली, साइन π/6 हाफ होता है, और ये सब ऐसा हो गया है। सो नाउ देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज यहां पे c को रखना पड़ेगा, e पावर -2y अपॉन -2 इक्वल टू साइन x प्लस c था, तो -1। अब -2 को वहां कर दो, e पावर -2y इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस 2। ये मेरा आंसर हुआ है। ठीक है, अब इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये -2 मल्टीप्लाई किया सर, दैट्स इट। समझ गए हो? पक्का समझ गए हो? ठीक है, इस तरह मुझको अटेम्प्ट करना था। सो मजा आया ना? तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालना आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना आ रहा है। चाहिए क्या अब हमको? सब बढ़िया हो रहा है सर, मस्त हो रहा है। ठीक है, गुड गोइंग। अगला सवाल, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, अगेन देखो r दिया है, थीटा दिया है, इससे डरना नहीं है कि सर ये क्या दे दिया। जो भी है दो वेरिएबल्स है, दो r और थीटा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, अब कैसे करें हम? तो क्या मैं उस थीटा को लेके जा सकता हूं? हाँ, बहुत अच्छे। तो क्या मैं थीटा को लेके जा सकता हूं? हाँ, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कैसे लग रहा था? आज थीटा देख के डर गए थे हम, लेकिन आप देख रहे हो आर और थीटा एक्स और वाई की तरह ही तो है। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो आर डी आर एंड 5 माइनस कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी कर सकता हूं, बाद में कर लेते हैं। आर का इंटीग्रेशन r²/2, 5 का 5x होता लेकिन थीटा के टर्म्स में है, कॉस का साइन होता है और प्लस सी लिख सकते हो। कॉस का माइनस साइन डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन सिर्फ साइन ही होगा। ये हो गया सर, अंडरस्टूड? पक्का? अब क्या बोला गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए? व्हेन r इक्वल टू √2 थीटा इक्वल टू 0 रखो यार, तो √2 का स्क्वायर अपॉन 2 5 इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस सी। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये √2 का स्क्वायर, तो यहां से मुझे c का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला है। हमेशा आपको c निकालना पड़ता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यूजिंग दिस इनपुट्स। ठीक है, सो देयरफॉर नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्या है? ये है ना r²/2 5 थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1। दिस इज आवर आंसर। आप चाहो तो 2 लेके जा सकते हो वहां पे, या ये भी रख सकते हो। मजा आया? फास्ट तो नहीं लग रहा ना बेटा? आराम आराम से ही कर रहे हैं ना हम, एक तरफ r और एक तरफ थीटा। और ये मुझे समझा कैसे? मैंने देखा यार 5 माइनस कॉस हो सकता है, फिर तो थीटा एक तरफ ही हो गया ना, r एक तरफ ही हो गया ना, तो वेरिएबल सेपरेबल में जा रहा है। ये मुझे बहुत आराम से क्लिक हुआ है, आपको हुआ है? होना चाहिए भाई, हमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + dy/dx इज इक्वल टू कोसेक x + y। अच्छा, यहां तो दे दिया है, अगर नहीं भी देते, 2024 का सवाल है, रिसेंट क्वेश्चन है ये हमारा, अगर नहीं भी देते तब भी मैं ये समझता कंपोजिट है। तो मुझे क्या करना पड़ता कंपोजिट में? पुट x + y = t। इसको कहते हैं ना रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ये।
अच्छा इतने से काम नहीं चलेगा, मेरा dy बाई डी एक्स भी चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। समझ में आई आपको? क्योंकि आपने x प्लस वाई को t रखा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और y का dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। सो नाउ ये जो हम है इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन 1 बिकम्स 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं dt बाई डी एक्स। यहां आएगा कोसेक ऑफ t। आ रही है सबको बात समझ? अलग सवाल है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं करा हो। आया ना सैन में? ठीक है, नेक्स्ट क्या सर? तो एक तरफ t जा सकता है सर, तो dt अपॉन कोसेक t इक्वल टू dx। तो ये 1 बाय कोसेक कैसे इंटीग्रेट करूं सर? अरे 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 वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो हो गया, बट मैं 1 बाय कोसेक को साइन लिख सकता हूं, दिस इज साइन t dt। ओके, यस सर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन? माइनस कॉस t dx का x और आखिर में प्लस c कर दो। सबको ध्यान में समझ आ रही है बातें? बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं? तो इस तरह मुझे ये अटेम्प्ट करना चाहिए था। हाँ, सबसे पहला स्टेप है x प्लस वाई को t रखूंगा, फिर उसका डेरिवेटिव ऐसा हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक t हो जाएगा। इधर चला गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कंप्लीट हो गया। 1 बाय कोसेक को मैं साइन लिखता हूं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। ठीक है, अब क्या एक तरफ लेते हो, t की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x प्लस कॉस t मतलब कि कॉस ऑफ x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इक्वल टू सी भी लिख सकते थे, चलेगा, है ना? दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मजा आ रहा है ना बेटा? कैसे करते हैं? अगर हल्का सा भी डिफिकल्ट लग रहा हो तो पॉज करो, इसको एक और बार देखो, कंप्लीट करो, लेकिन अच्छे से सॉल्व करो। हाँ, इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारे सवाल ठीक से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, मस्त, बहुत अच्छे। सो लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। इसी तरीका का एक और सवाल। वुड यू लाइक टू ट्राई ऑन योर ओन? थोड़ा पॉज करके करोगे ट्राई? 3 मार्क के लिए सवाल है ये। क्वेश्चन देखते से क्लियर तो हो गया होगा कि कंपोजिट है, अंदर के टर्म को पुट करना पड़ेगा। 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 4 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। और आई कैन से यहां पे सिर्फ dy बाई डी एक्स चाहिए मुझे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स माइनस 4। हाँ या ना? एकदम फास्ट करवा रहा हूं, लेकिन समझ रहे हो ना? इसको t रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो 4 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यस सर, बट देयरफॉर आई कैन से इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? तो जो इक्वेशन है क्या बन जाएगी? तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे आया dt बाई डी एक्स, है ना? लेटेस्ट से इसको 1 कह दिया, इक्वेशन बिकम्स, तो फ्रॉम 1, ओके, फ्रॉम 1 कह रहा हूं मैं, तो dt बाई डी एक्स क्या है भाई? ये dy बाई डी एक्स, तो उसको लिखना पड़ेगा dt बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आई ना बात ठीक से ध्यान में? सो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस टी स्क्वायर। तो आई कैन से नाउ dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, एंड ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। अरे बाप रे सर, इतना फास्ट करते हो यार, हमें टाइम चाहिए थोड़ा। अरे कोई नहीं यार, खास चीजें हैं, बहुत इजी भी है। dy बाई डी एक्स यहाँ पे ये लिखा और इसकी जगह t लिख दिया, फिर 4 उधर गया, 4 प्लस टी स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, चलो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो नाउ dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू dx प्लस सी। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वाला हूं बेटा मैं? यूजिंग 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए। ठीक है, प्लस सी कोई भी एक तरह ही लिखना होता है, तो इस तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। और देखो ए स्क्वायर की जगह 4 है, मतलब ए की जगह क्या है? 2। ए स्क्वायर की जगह 4 है, तुम्हारा ये क्या होगा? 1 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x नहीं है सर, t बाय 2 x प्लस सी। सो आई कैन से 1 बाय 2, या 2 उधर चला गया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, राइट? तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ t की जगह क्या? 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2c कहो या कुछ k कहो, सब चल जाता है, सब चल जाता है, राइट? इट्स ऑल ओके। 2c रखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? 4x प्लस वाई प्लस 1। सो आई कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। tan भी उधर जा सकता है सर, यस। सो मैं ये भी कह सकता हूँ, इतना भी रुक सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करना ही करना है। tan इनवर्स भी एक फेयर फंक्शन है, एक फंक्शन है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है? t है, a की जगह पे क्या है? 2 है।
ये फॉर्मूला लगाया 1/2 tan of d/2 इक्वल टू x प्लस सी, दैट्स इट सर। 2c रखे, c1 रखे, इट्स ऑल ओके, करेक्ट। आ रहा है ना सही समझ में? तो दोनों तरह के सवाल आपने देखे, एक में जहां हम सीधा वेरिएबल सेपरेबल करते हैं और सॉल्व करते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, 2 मार्क के लिए ही सवाल आ रहा है यहाँ पर, तो 2 मार्क का ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन तो शायद 1 मार्क का और 2 मार्क का, ये तो अभी तक 5 मार्क कवर हो गए हैं मेरे। 3 मार्क का जो है वो एप्लीकेशन आ सकता है, या फिर जो हमारे बच्चे पे आगे चीजें हैं देखो आप, तो उसमें से आ जाएगा। तो 8 मार्क का ये पूरा टॉपिक वेटेज रखता है, 8 से 10, 8 विदाउट ऑप्शन, विद ऑप्शन 10, तो ऐसे है ना, अच्छा है, वेटेज काफी है, ठीक है। या तो नेक्स्ट, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, ओके, अच्छा सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव भी है। y dy by dx प्लस x इक्वल टू 0। सर ये कैसे सॉल्व होगा? तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, थोड़ा सा सॉल्व सिंप्लीफाई, इक्वल टू -x, और हम अलग अलग कर सकते हैं, तो y dy माइनस x dx, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट कर लो सर, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ y dy x dx, तो y स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, एक तरफ चला गया बेटा, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c। तो हमें पता है ये क्या होता है ना, एक सर्कल होता है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर आता है इक्वल टू ये, तो ये सर्कल होता है ऐसी इक्वेशन। सो आंसर इज ए। तो यार ये क्वेश्चन पता है ये खास कैसे बन गया, इंटरप्रेट करना। सर आंसर तो आगे, लेकिन इंटरप्रेट करना कब होता है सर्कल, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट 1 हो गए हैं, सेम हो गए हैं। पैराबोला कब होता है भाई, तो जब वाई स्क्वायर हो एक तरफ और एक तरफ 4ax हो। इलिप्स कब होता है, जब एक्स स्क्वायर बाय 2 और वाई स्क्वायर बाय 4 अलग अलग हो जाते हैं, या तो निगेटिव होना चाहिए था बीच में। तो आपको पता होना चाहिए कब कब कौन सी इक्वेशन कैसे दिखती है। तो ये जो सवाल है ये सीधा सीधा सर्कल बना रहा है। देख रहे हो ना कैसे हो रहा है ये इंटीग्रेट, ठीक है। तो इट वाज इजी सवाल सर, मस्त था, सिंपल सा था। और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। तो 2 मार्क यहां पर भी कंप्लीट हो जाते हैं। डन 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 डन। तो यहां हमारा वेरिएबल सेपरेबल भी संपला। ओके, वेरिएबल सेपरेबल भी हमने क्या करा, कंप्लीट कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना, सिंपल लग रहा है ना। तो जब मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, तो मेरे पास और एक अप्रोच अगली जो है वो है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सर क्या मतलब है होमोजेनस का? होमोजेनस का मतलब है जब भी मैं dy बाई dx लिखता हूं तो हर टर्म का डिग्री सेम कितना है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। हर टर्म का डिग्री सेम होगा। क्या होगा? हर टर्म का डिग्री सेम होगा। और जब भी ऐसा होगा तो यहां एक मेथड है, शक्ल देखकर अक्ल लगानी है यहां पे, कि मैं हमेशा y को vx रखूंगा हमेशा। होमोजेनस में अगर मैं समझ गया ना क्वेश्चन होमोजेनस का है, तो मुझे y को vx रखना होगा। क्या करना होगा? y को vx, और y को vx किया तो यहां डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू। सर ऐसा क्यों? ऐसा करने से ही ये क्वेश्चन आसान होता है, सॉल्वेबल होता है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, सर कुछ और क्यों नहीं रखा सर आपने, ऐसा वैसा, लेकिन मैं कह रहा हूं ये रखने से ही सवाल सॉल्व होता है। ये मेथड है, टेक्निक है। डिफरेंशिएट किया, यहां यूवी रूल लगेगा, तो एक बार x का डेरिवेटिव तो v इंटू 1 x वैसे, और v का डेरिवेटिव v dv बाई dx, राइट। तो हमेशा dy बाई dx को आप ऐसे लिखोगे, इसको भी याद रख लो, अब आगे से आपको करने की जरूरत नहीं है। v प्लस एक्स dv बाई dx, v प्लस एक्स dv बाई dx, समझ गए? तो ये आप समझ जाओ, ये आप करना पड़ेगा। डन 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 ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो जब भी होमोजेनस होगा, इनफैक्ट आप कहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ना जहां पे y बाई एक्स के फॉर्म में लिखा है, ऐसे कुछ हो गए ना जहां पे y बाई एक्स कर रहे हैं, तो यहां पर भी कंपोजिट में आप देखोगे तो y बाई एक्स को t के जगह y बाई एक्स को v लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू vx, मतलब यही फॉर्मेट हो जाएगा, यही फॉर्मेट हो जाएगा, राइट। तो ऑल्सो नोट फॉर सच क्वेश्चन, आपने ये लास्ट इसमें देखे नहीं, वेरिएबल सेपरेबल में था ये, बट ये जब कंपोजिट में है y बाई एक्स को कुछ रखना है आपको, t रखने की जगह v रख दो, दोनों ही। होमोजेनस की बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? व्हाट डू वी मीन बाय होमोजेनस? सब टर्म का डिग्री सेम, डिग्री 2 दोनों मिलाकर। सर इसका डिग्री 2 कैसे हुआ? ये 1 और ये 1 मिलाकर पूरा डिग्री 2 होता है, वाई स्क्वायर डिग्री 2 होता है ना। तो भाई कंफ्यूजन में नहीं आना है, हर किसी का डिग्री सेम सेम होना चाहिए। तो इट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, ओके। और ऐसे केस में हमेशा y इक्वल टू vx रखना होगा।
चलो बोलो मेरे साथ 2-3 बार, क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? y इक्वल टू वी एक्स। बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? y इक्वल टू वी एक्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या होगा? x प्लस या v प्लस एक्स डिवी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डिवी बाई डी एक्स। इससे हमारे काम बहुत आसान होंगे और सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सी सम क्वेश्चंस हियर, है ना। थ्योरी बहुत छोटू छोटू है यहाँ पे, इस टॉपिक में थ्योरी बहुत ही छोटू छोटू है। हाँ सिंपल सिंपल है और हमें क्वेश्चंस बड़े आराम से मिल जाते हैं। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या दिए? x dy बाई डी एक्स, एक्स tan y बाई एक्स प्लस वाई, है ना, y है ना ये, यस। तो ऐसा हो गया। क्या करूं? होमोजेनस तो नहीं है ये कहां से पकड़ लिया सर? होमोजेनस तो नहीं, सबकी डिग्री सेम है ही नहीं। ये डिग्री 1 है पर tan की वजह से इसका डिग्री नहीं होता। जब tan का टर्म आ गया तो डिग्री नहीं होता, सिंपल सी बात है। ओके, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 होता है, लेकिन tan ऑफ x का स्क्वायर करूं तो ये डिग्री कुछ नहीं होता सर, गया। ओके, ऐसा tan 1 में आने का। तो सर फिर अंदर दिख रहा है ना आपको कंपोजिट वाला फॉर्म है, तो मुझे पता है आई हैव टू पुट y बाय एक्स को t बोलो या मैं v बोलता हूं, मतलब y इक्वल टू वी एक्स। मतलब सिंपल है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना बेटा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा इक्वेशन को सही करते, सिर्फ डिवाइड बाई डी एक्स को एक तरफ करते। सो नाउ ये हमारा पुट होने वाला है सर। तो देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारा? dy बाई डी एक्स, है ना, मैं डिवाइड बाई एक्स कर रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन को डिवाइड बाई एक्स कर रहा हूं मैं हर जगह। तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, यहां से चालू कर रहा हूं, डिवाइड बाई एक्स कर रहा हूं। नाउ पुटिंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan v प्लस वी, वाई बाई एक्स तो v है ना सर, देख रहा है, समझ रहा है मेरे बच्चा? यस, पहले मैंने डिवाइड बाय एक्स, मैं डिवाइड बाय एक्स निकाल रहा था, डिवाइड बाय डी एक्स निकाल रहा था, तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक्स चला गया, यहां से ये बचा, यहां पे ये बचा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके ओके ओके। तो दस व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan v। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, समझ आई है बात? ठीक से समझ आई है बात? डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ पे ये लिखेंगे, tan v प्लस v हो जाएगा और ये v दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अब मैं बहुत आराम से एक तरफ v के टर्म्स और एक तरफ x के टर्म्स ले सकता हूं। सो ये हो गया dv बाय tan v इज इक्वल टू dx अपॉन x। एक बार देख लो, dv की तरफ tan वाले टर्म जाएंगे और इधर। तो हमेशा होमोजेनस में ये होता है कि अगला स्टेप होता है कि ये वेरिएबल सेपरेबल में आएगा। अगर आपको ये नहीं आता हो, पहली बार देख रहे हो, तो मेरे साथ करो, अगला सवाल तो खुद कर सकते हो ना, प्रैक्टिस तो 2-3 क्वेश्चंस करने ही वाले हैं हम, राइट। तो सर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया, वेरी गुड। अब इंटीग्रेट करते वक्त मैं इसको क्या करूंगा, cot v ले लूंगा, और ये तो dx बाय x ही होने वाला है। cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log ऑफ sin v, ये है log ऑफ x, और कांस्टेंट क्या होना चाहिए? log ऑफ c। सो log ऑफ sin v log ऑफ cx, ठीक है। सो log चला गया सर। सो देयरफॉर व्हाट आई एम गेटिंग इज sin v ना, cot का इंटीग्रेशन पता चल गया ना आपको, log ऑफ sin होता है, ओके, इज इक्वल टू cx। तो रीसब्स्टिट्यूट, v is equal to y by x. So therefore it will be sin of y by x is equal to cx is the required solution. समझे? पक्का? थोड़ा आराम से देखना है, सीखना है, समझना है। एक और बार देख सकते हो आप, बट गो थ्रू द स्टेप्स। ऐसा दिखेगा तो यही करेंगे, ये करेंगे तो ऐसा ही होगा, है ना। थोड़ा सा पहले 2-3 स्टेप सेम, फिर उसके बाद में फॉलो करना है सिंपल स्टेप्स को, ठीक है। शुड वी डू वन मोर एग्जाम्पल लाइक दिस? लाया हूं मैं, 2024 में पूछा हुआ है, 2025 में पूछा हुआ है। देखो पैटर्न सेम है, पैटर्न एकदम सेम है ना, एकदम सेम पैटर्न, यस। तो यहां पे भी अगर मैं कहूं तो डी वाई बाई डी एक्स उधर है ना, देखो तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये सब उधर चला गया, तो इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, इक्वल टू के उधर चला गया, ये तो प्लस का हो गया, माइनस का प्लस का माइनस। कहना है इसे डिवाइड बाय एक्स, क्यों दिख रहा है आपको? सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स माइनस साइन ऑफ वाई बाई एक्स, है ना। नाउ आई कैन से, समझे ना बेटा बात यहां तक? डिवाइड बाय एक्स क्यों किया, समझ में आ रहा है ना? एकदम फ्लो में आ गया मुझको, पिछला क्वेश्चन करा था हमने। तो व्हाट आई एम सपोज टू डू नाउ, पुट y बाय एक्स को v, मतलब y इक्वल टू वी एक्स, मतलब
dy by dx can be written as v plus x dv by dx, and therefore equation becomes now. समझ में आ रही बात? ये जो पिंक कलर वाला जो लिखा है मैंने, ये तो एकदम स्ट्रेट स्टेप्स है। जब भी y बाई एक्स को v इस तरह पुट करना हो तो यही स्टेप्स आने वाली है। चलो फिर अब क्या हो गया इक्वेशन, तो dy बाई dx यहाँ पे जाएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या है, y बाई एक्स v है माइनस साइन v, तो v और v गया, x dv बाई dx माइनस साइन v, माइनस इधर रखता हूं तो आई कैन से dv अपॉन v माइनस dx अपॉन x, है ना। ये साइन v को इधर लिया और ये इधर आ गया, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट नाउ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, है ना। यस, v आया मतलब साइन v आएगा ना सर यहाँ पे, सो dv अपॉन साइन v एंड dx अपॉन x, और माइनस रहने दिया वहां पे। नाउ लेट्स इंटीग्रेट देम, दिस इज कोसेक v dv, तो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ, कोसेक का इंटीग्रेशन याद है आपको क्या है, लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, ये है माइनस लॉग x, और सारा लॉग लॉग है तो प्लस लॉग c ले लेता हूं मैं कांस्टेंट को। अब नाउ लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाई b, है ना, ध्यान रखना ये, तो लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c बाय x। सर ये कैसे हुआ, लॉग a माइनस लॉग b, है ना, व्हाट एम आई यूजिंग हियर इज लॉग ऑफ a बाई b, ये लॉग a है, ये लॉग b है, लॉग लॉग चला गया सर, तो आई कैन से कोसेक ऑफ v माइनस कॉट ऑफ v इज इक्वल टू c बाई एक्स, रिसब्स्टिट्यूट कर ले, तो कोसेक ऑफ y बाई एक्स माइनस कॉट ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स, है ना, दिस इज द आंसर। आप x को इधर लेके आ सकते हो, यस ऐसा भी चल जाएगा सर, तो इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मजा आया पक्का? सर थोड़ा इंटीग्रेशन टफ गया, ये गया टफ, कोई नहीं, आप देखो आराम आराम से, मुझे क्वेश्चन देखकर ये तो समझ में आ गया था सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, सवाल देखकर बहुत क्लियर हो गया था सब्स्टिट्यूशन करना क्या है, तो y बाय एक्स को v रखना है, वेरी वेरी क्लियर सर, ओके, y बाय एक्स को v रखना है, रखा, तो y बाय एक्स को v रखूंगा तो अपने आप dy बाई dx भी चेंज हो जाएगा, और ये v क्या जो भी कट वट हुआ हो गया ये आ गया। अब एक तरफ v के टर्म्स और एक तरफ x के टर्म्स, माइनस वही रखा सर, तो इसका इंटीग्रेशन करते थे, कोसेक हो जाएगा, कोसेक का इंटीग्रेशन कोसेक माइनस कॉट होता है लॉग के अंदर, ओके, तो इस तरह में, तो x इधर जाएगा तो चलेगा क्या, साइन कॉस में करूंगा तो चलेगा क्या, सब चलेगा, कोई नहीं सर, हाफ एंगल फॉर्मूला में करूंगा तो चलेगा क्या, यहां रखूंगा तो भी चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है, 3 मार्क आपको यहां मिलने चाहिए, ठीक है, गुड गोइंग। मजा आया ना, ऐसे सवाल करने में मजा आ रहा है ना। अगला सवाल सर, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 2xy dy कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब dy बाई dx निकाले अगर मैं इधर उधर करके, तो आई कैन से dy बाई dx, ये इधर गया और ये इधर आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy हो रहा है, हाँ या ना। थोड़ा आराम से देखो समझो, बहुत ही आराम से देखो और समझो, राइट, ये उधर गया, ठीक है, यस सर, ओके, तो ये नीचे आएगा और ये इधर आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy डिवाइड बाई dx, यस यस यस, डिग्री टू, तो इट इज अ होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, और जैसे आपने कहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनस है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज पुट y इक्वल टू vx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x, है ना, यस, v प्लस x, v, ओके, v प्लस क्या हो जाएगा x dv बाई dx, करेक्ट, ओके, ऐसा आ जाएगा सर, ओके, तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाती है, फटाफट फटाफट देख लो। सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन बिकम्स dy बाई dx क्या है, तो v प्लस x dv बाई dx। अपनी इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये dy बाई dx से यहाँ पे क्या ही आया, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, y की जगह क्या लिखना है मेरे बच्चों, vx, तो ये हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। बात ठीक से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जहां जहां y है वहां vx रखना है, तो y स्क्वायर उसका स्क्वायर हो गया, 2x और y की जगह vx रखना है, थोड़ा आराम से, ये वाला स्टेप थोड़ा आराम आराम से जाएगा, होमोजेनस है, ये रखूंगा ऐसा होगा, तो dy बाई dx यहाँ पे ये रखा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x y की जगह vx। ठीक है, चलो अब देखो आप आगे, कैन आई टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर। क्या मैं नीचे लिख सकता हूं 2x स्क्वायर इंटू वी? यस, तो एक्स स्क्वायर गया, 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी। यस, ठीक है, ओके, ठीक, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। सो नाउ नेक्स्ट, आगे की स्टेप अगले पेज पे करता हूं। यहां तक समझ में आ गया ना बेटा? अब थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन, बट ठीक है, हमें पता है आगे करना क्या है। थोड़ा सा डरना मत, आप टिके रहना, बस भिड़े रहना आप। तो क्या है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। डरना मत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस यहां तक समझ में आ गया ना कैसे हुआ, क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट करके कैसे एक्स स्क्वायर कट होता है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कट। ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट? अब बस थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, वी उधर लेके जाता हूं, वेरिएबल सेपरेबल के टर्म्स में लाने की कोशिश करता हूं। तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ये प्लस वी उधर गया माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर। ठीक है बेटा, पक्का? कैसे ही क्रॉस सर? ओके, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा ऊपर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। समझ गए क्या बचा ऊपर में? अब 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर का क्या हुआ है। एंड नाउ आई कैन से सारे v के टर्म एक तरफ जाएंगे। ये सब सिंप्लीफिकेशन समझो हाँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम एंड ऑल, यही सवाल रिपीट होंगे। अगर आए हुए तो यही सवाल क्वेश्चन वापस आएंगे, तो भाई कर लो इतना। ठीक है, तो अब आप एक तरफ जाओ तो क्या होगा, 2v, ये नीचे का ऊपर गया और ये आ गया नीचे में, अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर एंड dx अपॉन एक्स। और आप देख पा रहे हो इट इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है ये? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इतना लाना पड़ेगा सर। और अब अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, अब हमें वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना पड़ेगा। तो होमोजेनस में सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम वेरिएबल सेपरेबल में आ जाए और फिर इंटीग्रेट करके आंसर लेके आए। क्लैरिटी मिल रही है? पक्का क्लियर हो रहा है? हाँ, ये आपका अप्रोच है, इस तरह आपको करना है। ठीक है, तो सर 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv एंड दिस इज dx अपॉन x। अब क्या, तो इसको मैं नीचे वाले को 1 माइनस वी स्क्वायर को मैं कुछ m पुट करता हूं या t पुट करता हूं, तो माइनस 2v dv इज इक्वल टू dt हो जाता है, 2v dv इज इक्वल टू माइनस dt हो जाता है ना। मैं इंटीग्रेशन थोड़ा सा याद करके करना होगा, बिल्कुल समझ के करना होगा। तो ये ए साइड क्या हो गया मेरा, ये हो गया माइनस dt अपॉन t लिया हुआ है, राइट साइड क्या हुआ, dx अपॉन x हुआ है, तो माइनस लॉग t इज इक्वल टू लॉग x। ओके, प्लस कुछ कांस्टेंट ले लो लॉग c। चलेगा? पक्का चलेगा? 100% चलेगा? दिखा ना आपको क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है यहां तक? पक्का? ओके, तो यहां पे मैंने क्या करा है, कुछ t पकड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2v dv, तो 2v dv ऊपर है, तो आई कैन से दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। यस, बहुत अच्छे। अच्छा, एक तरफ ले लूं क्या? चलेगा क्या एक तरफ ले लिया तो log x प्लस log t प्लस log c इक्वल टू 0 चल जाएगा सर। सो आई कैन से log ऑफ xt प्लस log c इक्वल टू 0। ओके, आई कैन से सर log ऑफ cxt इक्वल टू 0। ऐसा कर सकते हैं ना। या फिर आप थोड़ा सा कांस्टेंट को ही थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो ना, कांस्टेंट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, ये आज तक आ गया था अपना माइनस लॉग टी प्लस लॉग सी। ओके, पक्का? अब यहां पे प्लस लॉग सी लिखो, माइनस लॉग सी लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। इसको इधर कर दो तो क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी। सर ये क्या करते हो आप, प्लस करना चाहिए ना, माइनस क्यों करते हो आप? चलो इसको प्लस भी करा, इसको प्लस भी कर दिया, तो ये इधर हो इधर, तो इक्वल टू माइनस लॉग सी। इसको माइनस लॉग सी को हम कुछ और लिख देंगे बाद में। ठीक है, चलेगा आपको ये? डन 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 डन। ओके, हाँ यस, कांस्टेंट है, माइनस लॉग सी को माइनस लॉग के रख दो, चलेगा। तो लॉग ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के, तो आई कैन से एक्स टी इज इक्वल टू के। ओके, इसको मैंने क्या करा है, लॉग के रखा है, चलता है। कांस्टेंट को कुछ भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टी की जगह क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर, तो आई कैन से x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सम के x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक है, v को रिसब्स्टिट्यूट किया है मैंने, v इज y बाय एक्स। ओके, नाउ अंदर लेकर गए या सिंप्लीफाई किया, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ, x इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, ये और ये गया, तो व्हाट आर वी गेटिंग हियर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। होमोजेनस में ये तरह के जो सवाल है वो बहुत लेंदी होते हैं, आई अग्री, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, आई अग्री, बट प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, एक एक स्टेप समझेंगे तो ये भी आ जाएगा। एक बार रिकैप कर ले क्या इसको? हाँ मेरे प्यारे बच्चों को सबको ठीक से आना ही चाहिए ये सवाल। होमोजेनस समझ में आया था, y इक्वल टू वी एक्स ये होगा, समझ में आ गया था। अब जब इक्वेशन लिखूंगा तो इस जगह पे v प्लस ये लिखूंगा, जहां जब आया है वहां वी एक्स लिखूंगा तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वगैरह करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद में एक तरफ v के टर्म्स लेके आने हैं, एलसीएम लेना है, ठीक है, यहां तक बन गया एक v का टर्म पूरा 2v अपॉन दिस, इसके बाद इंटीग्रेशन। अब यहां समझे एक नया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको t लिखा, ये dt में जाएगा, ठीक है, और अब थोड़ा इंटीग्रेशन। अभी कांस्टेंट को क्या माजरा है सर? अब कांस्टेंट को क्या करो, प्लस लॉग से इधर करके इधर भी लिख सकता था मैं, चलेगा, कुछ भी चल जाएगा। तो माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस तो यहाँ पे सी एक्स कर सकता सर, लेकिन मैं इधर थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से किया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। मजेदार है, मस्त है, आंसर सेम ही आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर आप बोलोगे सर मेरा कांस्टेंट इधर आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स इक्वल टू ये आया, इक्वल में इधर आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर इस तरह ही होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आना चाहिए और एक्स आना चाहिए, एक तरफ। बाकी कांस्टेंट इधर रहे उधर रहे, ये सी रहे के रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह मुझे होमोजेनस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, जो कि थोड़े तगड़े लग सकते हैं, थोड़े बड़े लग सकते हैं आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेथड इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे पहले समझते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट और आसान भी है ये सवाल, इस पे आना बहुत ज्यादा चांसेस बनता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमें सबको पता है। लीनियर का मतलब क्या? लीनियर का मतलब जिसका डिग्री 1 हो। तो अगर मैं कहूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, LD इन y, मतलब कि LD का मतलब है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में, यानी y का टर्म क्या होगा, डिग्री 1 में होगा। मैं जनरलाइज बताता हूं आपको, देखो dy बाई dx का टर्म है, प्लस यहां पे कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। आप पूरे देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस सर। यहां पे y का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है सर, तो इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y हुआ। आ रही है बात ध्यान में, आपको समझ में आ रहा है ये क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y कहा है? क्योंकि यहां पे dy बाई dx का टर्म है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और इसका हाईएस्ट डिग्री y का कितना है। क्या मैं इसको LD इन x कह सकता हूं? नहीं सर, x की डिग्री 2 3 नहीं चलेगा ना। y का टर्म जो भी हो सिर्फ 1 डिग्री का होना चाहिए, दैट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेता हूं, सो dy बाई dx प्लस यहां पे कुछ भी हो सकता है sin x इंटू वाई इक्वल टू एक्स पावर 5, ऐसा कुछ। तो अगेन आप देख सकते हो सर इट इज LD इन y, क्योंकि y की डिग्री 1 है। तो जनरलाइज फॉर्म क्या होता है? सो जनरल फॉर्म, इन जनरल LD इन y इज गिवन बाय, मैं लिखता हूं यहां पे, तो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, हमेशा। अब आपको पी और क्यू क्या, तो यहां पे पी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां पे पी क्या है, साइन एक्स है, जो भी वाई के साथ आता है वो पी होता है। इक्वल टू के बाद जो आ रहा है वो हमेशा क्यू होगा, तो यहां क्यू क्या है, एक्स क्यूब, यहां क्यू क्या है, एक्स पावर 5। तो पी एंड क्यू कैन बी फंक्शंस ऑफ एक्स। अच्छा यहां पे वाई का टर्म आ सकता है क्या? नहीं, तो फिर वो लीनियर कैसे रहेगा ना सर। अगर मैंने यहां पे वाई कर दिया तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा सर, गड़बड़ हो जाएगी। सो आई कैन से वेयर P Q R functions of x, क्या है, functions of x। P Q क्या है, functions of x, और कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, है ना सर, 5 4 कुछ भी हो सकता है, और कांस्टेंट्स, ठीक है। या तो सर कोई कांस्टेंट नंबर हो तो भी चलेगा, वेरी गुड। तो हमेशा या तो x के कोएफिशिएंट x के टर्म्स में होंगे ये, और P और Q, या फिर वो कांस्टेंट्स होंगे सर। तो ये समझ गए हम कि क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में इन y ही होने वाला है, ठीक है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अब ये अप्रोच क्या है ना, सबसे बढ़िया चीज है कि यार सॉल्वेबल बहुत ही आसान स्टेप्स है। आई हैव टू रिमेंबर ओनली 2-3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स मुझे याद करने हैं और वही हमें यूज करने पड़ेंगे, राइट। तो हाउ डू यू सॉल्व, तो हमें पता चल गया है सर, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला है, हाँ या ना? बिल्कुल होने वाला है सर। तो इसके स्टेप्स कैसे होंगे, तो स्टेप वन,
व्हाट इज आवर स्टेप वन? स्टेप वन हमारा होगा कि P और Q पता करो, है ना, कंपेयर करो। जैसे यहां पे P क्या है, एक्स स्क्वायर है, Q एक्स क्यूब है। यहां P क्या है, साइन एक्स है और Q एक्स पावर 5 है। तो सबसे पहला है गेट P एंड Q। हमेशा स्टेप वन होगा कंपेयर करके हमें P Q पता करना। ओके सर, स्टेप टू। अब स्टेप टू जो है ना वो होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेकर। अब ये क्या है सर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, मैं इसको हमेशा IF कहूंगा, इफ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? देखो यहां पे बताता हूं, जो P मुझे मिला उसका इंटीग्रेशन करो आप, ओके, और उसको E के पावर में लगा दो, तो दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत सिंपल रहेगा कि हमने P ढूंढ लिया, जैसे यहां पे P क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 E के पावर में लगा दो, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होने वाला है। यहां पे P क्या है, साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, और उसको E के पावर में लगा दो, माइनस कॉस, ठीक है, तो उसको E के पावर में लगा दो। अंडरस्टूड? तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा स्टेप 2 होगा। एंड स्टेप 3 मुझे डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन दे देगा। यही स्टेप्स फॉलो करना है बच्चा लोग, डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन दे देगा। दैट्स इट, ये 3 स्टेप्स एकदम क्लैरिटी के साथ समझो, ओनली 3 स्टेप्स। स्टेप 3 डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन है, y इंटू इफ, इफ मतलब क्या, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है वो इज इक्वल टू q इंटू इफ। सर q क्या है, q क्या है, यहां मिला था ना हमको q, इसका इंटीग्रेशन करना बचेगा प्लस c। दिस इज आवर आंसर। यहां से मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहां से मुझे जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ रहे हो बच्चा? तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ओके डन, ओनली 3 स्टेप्स। तो हमेशा याद रखनी है 3 स्टेप्स। हम जब सवाल करेंगे तो और क्लैरिटी होगी, बढ़ेगी आपकी क्लैरिटी, अच्छा लगेगा आपको। लेकिन गेट P एंड Q, सेकेंडली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, और उसके बाद जो है ना जनरल सॉल्यूशन की तरफ चले जाओ। दैट्स इट, बढ़िया, बहुत अच्छे, राइट। तो इस तरह में आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो याद रखेंगे आप ये 3 स्टेप्स, बहुत ही सिंपल। सर ये कैसे याद रखूं? मेरे को तो इजी लगता है, y इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ। देखो यहां y है तो y इंटू आई एफ, यहां q है तो q इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन करना है प्लस c। ठीक है, ओके सर, चलो ओके, स्टेप्स टू सॉल्व देख ली सर हमने। तो दिस आर द 3 स्टेप्स, है ना, याद रहेगी ना हमें। स्टेप 1 PQ, स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर, स्टेप 3 जनरल सॉल्यूशन। दैट्स इट। ओके, तो ये 3 स्टेप्स हमारी होने वाली है सर। चलिए फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, शुरू करें क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए क्या बोलता है, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखो एक बार 1 मार्क के लिए आया, एक बार 2 मार्क के लिए आया, सेम सवाल 1 मार्क और 2 मार्क के लिए आया हुआ है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो पहले तो सवाल देखा आपने, आपका जो सवाल है क्या आपको लग रहा है, दिख रहा है कि यस सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है y में? कैसे समझ में आया आपको? सर अकेला y दिख रहा है, ये बहुत बड़ा हिंट था मेरे लिए, अकेला y दिख रहा है, बहुत बड़ा हिंट था। तो मैं स्टेप 1 करता हूं यार कंपेयर करके। सो कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं हम, थोड़ा सा ना पहला सवाल है, मैं लिखूंगा यहाँ पे अच्छे से, आप भी लिखो, अच्छा लगेगा। कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सो बताइए p क्या है सर? y के पहले जो होगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, मतलब 1। q क्या है सर? इक्वल टू के बाद जो है e पावर माइनस एक्स। तो p और q मिल गया है हमको, राइट, p और q मिल गया है हमको। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सर, है ना, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है हमको, सेकेंड स्टेप यही तो है, IF कहता हूं मैं इसको। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज, तो आप p का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज e पावर p का इंटीग्रेशन, सो आई कैन से e पावर x। दैट्स इट। समझे आप सब लोग? 1 मार्क 2 मार्क हो गया है। मैं p का इंटीग्रेशन अलग से निकालता हूं और फिर उसको e के ऊपर चढ़ा देता हूं, e के ऊपर लिख देता हूं। तो p का इंटीग्रेशन p इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है सर, और e के पावर में x आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। स्टेप 2 खत्म हो गया और हमें 2 स्टेप्स ही पूछी गई है, यहां सॉल्यूशन बोला ही नहीं गया है मुझको। आर यू ऑल गेटिंग? है ना, बहुत इजी, बोलो एक बार, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी, है ना, बहुत इजी बीजी है, यस, बहुत सिंपल है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सेम क्वेश्चन 2020 में 3 मार्क के लिए पूछा गया है, 23 21 है ना, ये भाई फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है इनका।
चलो हम करते हैं फिर स्टार्ट, यहीं से कर सकते हो, कंपेयरिंग विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, राइट। तो स्टेप 1 आप आराम से स्टेप्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो p इज इक्वल टू 1 कंपेयर किया आपने, एंड q इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, हाँ या ना। p 1 है, q ई पावर माइनस एक्स है, ठीक है। नाउ स्टेप 2 अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर। स्टेप 2 टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, p का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e के पावर में, लिखना ये बोर्ड की एग्जाम है, फॉर्मूला लिखना प्रॉपर कि e के पावर में ऐसा ऐसा होता है। तो e पावर x हो गया है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां पे इतना नहीं सर, इतना तो हमने लास्ट टाइम भी किया था, लेकिन अब ये 3 मार्क का सवाल है, थर्ड स्टेप भी पूछ रहा है। स्टेप 3 टॉक्स अबाउट जनरल सॉल्यूशन। किसके बारे में बात हो रही है, जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। सो y इंटू ई पावर एक्स, q क्या है भाई, e पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर एक्स, ठीक है। तो y इंटू ई पावर एक्स, और अगर आप ये देखते हो तो ये कट हो जाएगा ना, 1 बाई ई पावर एक्स होता है सर, यस। तो ये 1 रह जाएगा, यस सर। सो हमारा आंसर आ गया y इंटू ई पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज माई आंसर। समझ रहे, इंटीग्रेशन भी काफी आसान था इस साइड का, q ई पावर माइनस एक्स और ई पावर एक्स, पावर ऐड कर दो तो ई पावर 0 हो गया जो कि 1 है। मस्त है ना, बढ़िया है। तो ये 3 मार्क्स, बड़े सिंपल 3 मार्क्स हमारे लिए रखे हुए हैं। गेट रेडी यार, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हम सब लोग आराम से इनको कर लेंगे ना। बड़े सिंपल तरीके से हमारे ये मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। और थोड़ी प्रैक्टिस करें, लेट्स डू मोर क्वेश्चन सर। बिल्कुल करते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। क्या ये हमारे जनरल फॉर्मेट में है, 2024 में 2 मार्क के लिए आया गया है, क्या ये हमारे जनरल फॉर्मेट में है। dy by dx के पहले x नहीं चाहिए है मुझको, मुझे क्या करना होगा, डिवाइड ऑल बाय x करना होगा। LD तो है सर, अकेला y दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिख रहा है। क्वेश्चन देखते से समझ जाना आपकी, अकेला y दिख रहा है, अकेला y दिख रहा है, डिग्री 1 में दिख रहा है, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये सवाल कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। अब क्या, ये x नहीं चाहिए था भैया, हमको x को हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय dy बाय dx प्लस 2 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू यहां से x log x आ जाएगा। बात बहुत क्लियर, पक्का क्लियर हो गई। अब कंपेयर कर लो भाई, अब कंपेयर कर लो पी वाई इक्वल टू क्यू। तो हमें क्लियरली दिख रहा है अब यहां पे कि p क्या हुआ। सो p इज 2 बाय एक्स। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ p, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यस 2 बाय एक्स, सो ये क्या होगा 2 log x। अच्छा, क्या मैं 2 log x को देख रहे हो ना, क्योंकि मुझे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ही चाहिए, यहाँ पे जो भी चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही चाहिए है, तो मैं सिर्फ p के बारे में बात कर रहा हूँ, q मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, 2 बाय एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर। यस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e के पावर में जो ये आया है log ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी समझो, यहां पे 2 पर चला गया। अब ये एक और प्रॉपर्टी, डू यू रिमेंबर दिस, e पावर log a इज इक्वल टू a। e और log कट हो जाता है सर, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, दैट्स इट। तो मेरा आंसर क्या हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, c एक्स स्क्वायर। समझ में आया आपको ऑल ऑफ यू। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, हल्की सी प्रॉपर्टीज मुझे यहां देखनी है, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज यहां देखनी है, बहुत आराम से देखनी है, राइट। तो इस तरह मुझे करना होगा। तो ये क्वेश्चन समझने होंगे, ये x एक्स्ट्रा है, ये मुझको नहीं चाहिए, ये x मुझे यहां पर नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये x मैं आराम से निकाल लेता हूं, हटा देता हूं। डन डन सर, आप बहुत बहुत बढ़िया, मस्त, वेरी गुड। चलो, तो इस तरह मुझे करना होगा, तो बढ़िया आराम से करना होगा, अच्छे से करना होगा, लेकिन यही हमारा तरीका होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सवाल देख के थोड़ा डर लग रहा है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, r और थीटा में है। आप देख रहे हो r का डिग्री एक ही है, अकेला r है, तो दिस कैन बी एल डी इन r। तो मैं इसको कैसे लिखूं सर, डी आर इज इक्वल टू माइनस 2r कॉट थीटा माइनस साइन 2 थीटा, या फिर हम है ना माइनस बाहर निकाल के डी थीटा, चलेगा। ओके, पूरा की पूरा ब्रैकेट उधर चला गया मेरे दोस्त,
dr इधर रखा है, पूरा की पूरा उधर चला गया। अब d थीटा को नीचे ले लेता हूं मैं, तो आई कैन से dr बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अभी माइनस अंदर भेज देते तो माइनस 2r कॉट थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हाँ या ना? थोड़ा आराम आराम से देखिएगा, 3 मार्क का सवाल है। मैं क्वेश्चन देख रहा था, dr डी थीटा 2r कॉट थीटा साइन थीटा, तो मुझे r अकेला दिख रहा है, डिग्री 1 में दिख रहा है, तो आई कैन सेंस हियर। देखो ये होमोजेनस तो नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो सकता क्योंकि सेपरेट नहीं हो रहे थीटा अलग से, r के साथ मिक्स है। तो तीसरी मेथड यही बची है कि लीनियर है क्या, तो डिग्री 1 है क्या r का, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये इधर लेके आते हैं सर, तो ये क्या हो गया, dr बाई डी थीटा प्लस 2r cot थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा। एंड आई कैन क्लियरली से दिस इज LDE इन r। अगर मैं कंपेयर भी करूं, जैसे मेरे को बताया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है, तो ऐसे ही कंपेयर करूं तो p क्या हुआ, आप यहाँ पे बस इन r है, y की जगह r और x की जगह पे थीटा है ना, y की जगह r और x की जगह पे थीटा, तो कहना है जस्ट राइट ओवर हियर, ये सिमिलर क्या हो जाएगा, dr बाई डी थीटा प्लस पी आर इक्वल टू क्यू, है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा। अगर हम हमारे केस में देखिए कि x और y की जगह क्या है, r और थीटा है, तो जहां जहां y है वहां r, जहां जहां x है वहां थीटा। सिंपल, हमारे सारे स्टेप्स में ये होगा, जहां जहां r किससे रिप्लेस करेगा, r y से रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो हमारे सॉल्यूशन में हमारे सारे स्टेप्स में जहां जहां r होगा वहां में, है ना, थीटा मतलब y होगा वहां में r लिखने वाला हूं। ठीक है, ओके। सो नाउ आप देखो पी आर, तो r के साथ क्या है यहाँ पे, तो p इज हियर, तो स्टेप 1 P is 2 cot theta. What is Q? माइनस साइन 2 थीटा। सही है ना, समझ आ रही ना बात, एकदम सिंपल बात है ना। ठीक है, तो यस वेरी गुड, तो इस तरह हो गया। अब सेकेंड स्टेप, हमें P का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा सर, dx नहीं, यहां d थीटा होगा, सो 2 cot थीटा का इंटीग्रेशन होगा सर, 2 बाहर, cot का होता है log ऑफ साइन, सो 2 को ऊपर लेंगे तो log ऑफ साइन स्क्वायर हो जाएगा सर ये। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या है, e पावर p d थीटा, तो आई कैन से e पावर log ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, सो thus इट इज कमिंग आउट टू बी साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा फास्ट हो गया क्या, आर यू ऑल गेटिंग दिस? सेकेंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेकर है। पहला स्टेप तो समझ में आ गया था कि जो r के साथ है वो p है और जो इधर है वो q है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई हम लोगों को। अब थोड़ा सा बात ये चल रहा था कि p का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो थीटा में है p, तो थीटा में ही इंटीग्रेशन होगा, तो ये log साइन थीटा राइट कॉट का इंटीग्रेशन होता है, और ये 2 ऊपर गया तो साइन स्क्वायर हो जाता है, और ये और log हट गया सर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक हम आ गए। अब जनरल सॉल्यूशन, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ, तो जहां जहां y है r आएगा, तो r इंटू आई एफ, ओके, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, जहां जहां x है वहां थीटा आएगा प्लस c। बस थोड़ा दिमाग लगाना है कि जहां जहां y लिखना था मुझे, मैं दिमाग में y बोल रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं r, दिमाग में x बोल रहा हूं लिख रहा हूं थीटा, सो r इंटू आई एफ इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। ठीक है, तो r साइन स्क्वायर थीटा यहां तक तो ठीक है सर। अब यहां पे क्या करें, माइनस बाहर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन स्क्वायर को t डाला तो ये dt में चला जाएगा, आई थिंक ऐसा भी कर सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव भी साइन 2 थीटा होता है ना, अगर ऐसा करूं तो चलेगा, विच एवर वर्क्स फॉर यू, है ना, साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है सर। ठीक है, ऐसे जो आपको ठीक लगता है, तो आई कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को t डालूं, इसका डेरिवेटिव क्या है, इसको कुछ t डाल दिया मैंने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dt, मतलब साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू dt, है ना सर। मैंने तो कोई और अप्रोच से किया, कोई भी अप्रोच चलेगा, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यस सर, तो ये आप देख रहे हो कि ये और ये मिला के क्या हुआ, dt हो गया सर। हाँ, थोड़ा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जा रहा है क्या आप लोगों को, राइट, इसको t रखा है मैंने, तो t dt प्लस सी, सो r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ t स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, r साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ t स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। सो मेरा आंसर आ गया r साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा बाय 2 प्लस सी। हाँ, ये मेरा आंसर आ रहा है, दिस इज द सोल्यूशन, है ना। आप इधर लेके जाओ, इधर रखो, इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल परफेक्टली फाइन। सो आई कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, है ना। समझी बात है? बात अच्छे समझ में आई आपको सारी बातें? ठीक है, ओके। तो धीरे 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 चीजें समझने की कोशिश करो, डरो मत कि सर, और मैंने जानबूझ के सवाल लिया भी है, इंक्लूड भी किया इस पूरे वन शॉट में, क्योंकि अगर y और x जगह पे कुछ और आ गया तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि करते क्या है, कैसे करते हैं। तो आप बस ये देखना कि यार ना ये वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ना ये होमोजेनस हो रहा है, अकेला r डिग्री 1 में दिख रहा है, ये LD इन R है। यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि ये LD इन R बन सकता है, राइट। तो बस y की जगह r और x की जगह पे थीटा। तो हमारे फॉर्मूलाज में भी जहां y है वहां r, जहां x है वहां थीटा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो p निकाला मैंने कंपेयर करके, q निकाला, p का इंटीग्रेशन e के पावर में, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टेप 2। स्टेप 3 y इंटू आई एफ था, तो r इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ। ओके, और इंटीग्रेशन कैसे किया था तो थोड़ा थोड़ा देखो। सर मैंने तो इसको 2 sin cos किया, फिर वो किया, सब चलेगा, आंसर सेम आना चाहिए, आंसर एकदम सेम आना चाहिए और आएगा भी, ठीक है। गॉट इट? मजा आया है सवाल करने में? बहुत अच्छे, तो गुड गोइंग। अगर डिफिकल्ट लगा तो एक और बार करिएगा, एक और बार समझिएगा, है ना, इजी पीजी लगेगा फिर आपको। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, 4 मार्क के लिए बोला गया है भाई। dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू tan x। डिफिकल्ट है क्या यार, ये देखना पड़ेगा। सो क्वेश्चन देखते से क्लियर हो रहा है कि ये LD इन y है, एकदम देखते से क्लिक हो रहा है आपको। अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद में LD इन y है, सो आई कैन से कंपेयर करूंगा मैं, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो स्टेप 1, p क्या है, सेक एक्स जो y के साथ है, q क्या है, tan x। फिर आपको p का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टेप 2 के लिए, यस सर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकल जाता है, यस सर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर p का इंटीग्रेशन, e पावर लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x। तो ये e और लॉग चला गया तो क्या है, सिर्फ सेक एक्स प्लस tan x आ गया सर। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया है। यहां तक सिंपल, वही स्टेप्स जो अभी तक हम करते आ रहे थे, एकदम सेम सेम कहानी है। आपको खुद को लग रहा है कि मुझसे हो रहा है, पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो, अटेम्प्ट करने में बढ़िया लगेगा आपको और अच्छा लगेगा, ठीक, ओके सर। अब नाउ नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय स्टेप 3। वी आर हियर फॉर स्टेप 3। सर पेपर में स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखा चलेगा कि? बिल्कुल चलेगा यार, अच्छा लगेगा उसको। जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, और जैसे मैं लिख रहा हूं ना ये फॉर्मूला, वैसे ही लिखना मेरे बच्चों। मैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जैसे बोर्ड्स में लिखना होना चाहिए। तो y इंटू ये क्या है, सेक एक्स प्लस tan x, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आया था। व्हाट इज q, q खुद tan x है सर, सो tan x इंटू सेक एक्स प्लस tan x, ओके, यस सर। चलो इसको इंटीग्रेट करना है, आप मल्टीप्लाई कर लो, तो सेक एक्स tan x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन तो आ जाएगा हमको प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसका तो आ जाएगा, इसका नहीं आएगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता मेरे को, है क्या पता आपको? tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं, तो क्या मैं क्या कर सकता हूं, मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। इस tan स्क्वायर को मैं क्या करने वाला हूं, देखो सेक एक्स tan x तो रहने देता हूं ऐसे ही, इसको अलग कर दिया, और ये जो tan स्क्वायर है इसका मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। क्यों सर? क्योंकि इनका इंटीग्रेशन मुझे पता है, इनका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो मेरा आंसर क्या आया, y इंटू सेक एक्स प्लस tan x। ये इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो आपको याद है सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक x हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, -1 का माइनस x हो जाएगा प्लस c। दिस इज माय आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा हमारा ये आंसर हुआ है। समझ में आया सर? tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो क्या करूंगा मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, सेक स्क्वायर -1 करके मैं इसको सॉल्व करूंगा, राइट। तो सवाल अच्छा है, 4 मार्क के लिए बनता है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यार देखो 1 मार्क तो ये फॉर्मेट में लाकर पी क्यू निकालने का है, सेकेंड आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, थर्ड आपने फॉर्मुलेट किया, और फोर्थ आपने इंटीग्रेट करके आंसर लाया है। तो ऐसे 4 मार्क के 4 स्टेप्स में आपको, है ना, आंसर देने पड़ेंगे, ठीक से, अंडरस्टूड? अच्छा लगा? धीरे 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 देखोगे कि यार इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना सोचा था। कैसा लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको? हमने बहुत कुछ कर लिया है, ऑर्डर डिग्री देख लिया, फॉर्मेशन देख लिया, सॉल्यूशंस भी अब देख लिए, 3 ही थे।
हाँ, वेरिएबल सेपरेबल देख लिया, होमोजेनस देख लिया, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देख लिया। नाउ ओनली एप्लीकेशन पार्ट इज लेफ्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, एकदम आखिरी वाला पार्ट। समझे आप? बढ़िया लगा आपको? मजा आया आपको अभी तक देखने में, करने में? ठीक है। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। सो नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, एप्लीकेशन। यहां ना एक बायो में एप्लीकेशन हम देखेंगे, बायोलॉजी वाला। पॉपुलेशन ग्रोथ करके होता है वो, पॉपुलेशन को लेकर। एक केमिस्ट्री में हमारा एप्लीकेशन देखेंगे, मैथ्स का एप्लीकेशन हर फील्ड में दिखाने की कोशिश करें तो रेडियो एक्टिव डीके वाला होगा। ओके, फिर उसके बाद में एक फिजिक्स में देखेंगे हम, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन देखने वाले। मैथ्स का एप्लीकेशन तो आपने ऑलरेडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में देख लिया है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 3 बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है जो हमें देखने होंगे, जिसके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओनली 3 एप्लीकेशन, दैट्स इट। चैप्टर खत्म। फिर इसके बाद मैथ्स में आ सकता है, मैथमेटिकली कुछ भी पूछा जा सकता है। यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स इन द बोर्ड्स टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो बात करते हैं सर। सो हमने जैसे कहा कौन कौन से एप्लीकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके, देन डीके वाला है, एंड देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। लेट्स सी वन बाय वन। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कह रहा है? इट इज नोन दैट अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीजेस विद टाइम। सिंपल सी बात है, या कल्चर की बात करो, मतलब इनकी बात करो, बैक्टीरिया की बात करो, जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होगी। इवन अपनी पॉपुलेशन देखो ना, इंडिया एज अ कंट्री पॉपुलेशन ग्रो ही हो रही है, चाइना भी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। और जितनी बड़ी कंट्री होगी उतना फास्ट पॉपुलेशन ग्रो होगा, राइट? यही कहने की कोशिश कर रहा है, देयर इज ग्रोथ इन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एट द टाइम टी, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। Rate of change of population dp by dt is proportional to the population present at that time। सिंपल सी बात है, 2 कंट्रीज की बात कर लो, श्रीलंका की बात करो, बहुत छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है। इंडिया की बात करो, बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कहाँ ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा? हाँ, कहाँ होगा? इंडिया में होगा ना, क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा होगा। अंडरस्टूड? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो ऐसी बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो जितने ज्यादा बैक्टीरिया जहां पर भी प्रेजेंट होंगे उतना उनका पॉपुलेशन ग्रोथ फास्टर होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब इसको सॉल्व करते तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट आप हटाएंगे, राइट? तो के इज सम पॉजिटिव नंबर, ओके, तो ऐसा कि ग्रो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हो। यस सर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना बेटा, मुझे इसको सॉल्व करना है। दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और हम अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज डीपी बाई पी, के डी टी एंड प्लस सी आखिर में कर सकते हैं। सो ये क्या हुआ बेटा? लॉग ऑफ पी हो गया के टी प्लस सी। ठीक है, ऐसा हो गया। मैं इस फॉर्मेट में इसको यूज नहीं करूंगा, आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट फॉर्मेट, और आपको डायरेक्ट फॉर्मेट याद रखेंगे तो चलेगा। तो ये लॉग इधर चलेगा तो क्या होगा? P इज इक्वल टू ई पावर के टी प्लस सी। सी को मैं C1 लिख रहा हूं अभी के लिए ना, आई एम जस्ट यूजिंग C1 हियर, इट्स ओके। तो ये क्या होगा? ई पावर के टी इंटू ई पावर C1। लॉज ऑफ इंडाइसेस पता है, अगर पावर्स ऐड हो रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। एंड C1 अगर कांस्टेंट है तो ई पावर C1 भी कांस्टेंट होगा, तो मैं इसको लिख दूंगा C। तो ये ऐसा आ रहा है मेरा। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमेशा इस तरह की इक्वेशन आएगी, आप ये इक्वेशन को ध्यान रख सकते हो और यही से शुरू कर सकते हैं, राइट? समझ रहे हो? मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, जरूरत नहीं है
बट एक बात दिखा रहा हूँ, आई होप यू आर गेटिंग द प्रूफ हियर, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग ये प्रोपोर्शनैलिटी दिया है, अलग अलग किया, वेरिएबल सेपरेबल पे आ गए हम डीपी बाई पी वगैरह लेकर, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वी हैव गॉट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, तो ये हमारा होगा। अब यहाँ पे क्या अननोन्स है, सी नहीं पता, के नहीं पता, तो आई वुड लाइक टू हैव सम कंडीशंस। सी निकालने के लिए कंडीशन होगा यूजुअली, इनिशियली द रेट वाज दिस, इनिशियली द पॉपुलेशन वाज दिस, तो इनिशियल वाली कंडीशन हमें सी निकालने में हेल्प करेगा। आफ्टर 10 years द पॉपुलेशन इज दिस, तो ये हमें के निकालने में हेल्प करेगा। तो सी के निकालने के लिए 2 कंडीशंस, और तीसरे कंडीशन में पी दिया है, टी पूछा है, टी दिया है, पी पूछा है, ऐसा होने वाला है। तो हमेशा हमारे जो सवाल है इसमें 3 कंडीशंस छुपी हुई होगी। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको। अभी तो आप बस याद रखो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेंगे हम, P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमेशा। और ये पॉजिटिव है, ग्रो हो रहा है इसलिए के टी, अगर डिके हो रहा होता है या कम होता तो माइनस क्या जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कुछ भी कर लो, एम में ले लो, कैसे, तो ऑलवेज, है ना, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के एम। तो अगेन वी विल सॉल्व वेरिएबल सेपरेबल वगैरह वगैरह करेंगे। सॉल्विंग व्हाट डू वी गेट, सेम इक्वेशन मिलेगी बेटा, क्योंकि सेम तरीका है, सिर्फ माइनस के हो जाएगा के की जगह। तो m इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी, एम लो, एक्स लो, बहुत सारे बुक में यहाँ पे एक्स इज द अमाउंट बोला है ना, तो एक्स लेते हैं यहाँ पे। ओके बेटा, एक्स लेता हूं मैं, क्योंकि एक्स बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला गया एक्स इज द अमाउंट, यहाँ पे छुप गया था एक्स, देखो आप, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और सॉल्व करेंगे अगर हम, तो द रिलेशन दैट आई गेट इज एक्स इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। ये माइनस क्यों आया, डीके है, कम हो रहा है। जैसे बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, सीजियम होता है, बिस्मुथ होता है, अगर आप एक्सपोज करते हो हवा में, उसको निकाला और आपने एनवायरमेंट में एक्सपोज किया, वो डिसइंटीग्रेट होता है। इतना बड़ा रखोगे थोड़े थोड़े टाइम में वो कम 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 होता जाएगा। तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे डिसइंटीग्रेशन का रेट होता है। बड़ा होगा तो फास्टर डिसइंटीग्रेट होगा, छोटा होगा तो कम, मतलब उसका जो डिसइंटीग्रेशन का स्पीड है वो कम होगा, सिंपल। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, कम हो रहा है सर, इसलिए यहाँ नेगेटिव आया है। अगेन सी निकालना है, के निकालना है, तो 2 कंडीशन और तीसरी कंडीशन कुछ दिया है, कुछ पूछा गया है। सो ऑलवेज विल नीड 3 कंडीशंस। हाँ, सवाल में देखेंगे हम। तो रेडियोएक्टिव डिके का याद रखोगे आप, ये सी ई पावर माइनस के टी, डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल्स को। देन ऐसी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलिंग ऑफ अ हीटेड बॉडी एट एनी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग मीडियम। बात यह है कि अगर एक कोई हॉट बॉडी है, जैसे से बहुत गर्म करके आपने कुछ ईंट यहां रख दी पुणे में, और एक रखी मनाली में या हिमालय में, हाँ हिमालय में, तो कहाँ जल्दी कूल होगा, हिमालय में, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस है जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग। वहाँ ज़्यादा ठंडा है ना, तो वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, सिंपल। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग, मतलब अगर थीटा टेम्परेचर है तो डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग का डिफरेंस। थीटा नॉट जो है ये क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है। हमेशा याद रखना, थीटा नॉट रिप्रेजेंट्स सराउंडिंग टेम्परेचर, थीटा नॉट रिप्रेजेंट्स सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, हमेशा ही ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व करोगे सर, तो डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि टेम्परेचर कूल हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस क्या आएगा यहां पर भी। तो सॉल्विंग दिस हमको जो रिलेशन मिलेगा, वो क्या है, थीटा माइनस थीटा नॉट सी ई पावर माइनस के टी, है ना, ये रिलेशन होगा। बहुत सारे लोग इसको लॉग में यूज करते हैं, बट आई विल ऑलवेज प्रीफर दिस, और कोई भी गलत स्टेप्स नहीं है। आप यहां से शुरू करो, वहां से शुरू करो, इट्स ऑल ओके। आपको याद है ना, यहाँ पे अगर एम एक्स था तो एक्स इक्वल टू था, यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आ जाएगा इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। तीनों के फॉर्मूले मैंने एकदम सेम बना के रखे, एकदम सेम। थीटा नॉट क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ होगा। सी के निकालने के लिए 2 कंडीशन और तीसरी कंडीशन कुछ पूछा है, कुछ दिया है, अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूले मुझको याद रखने पड़ेंगे। एक रिकैप कर ले तीनों फॉर्मूले इसका, क्विक रिकैप। हाँ, क्योंकि बोर्ड्स में मुझे ये सर डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्या, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन पॉपुलेशन ग्रोथ का है, आप देखना ना मैं सॉल्व कैसे करता हूं। अगर क्वेश्चन पॉपुलेशन का है तो P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी,
अगर डीके वाला ग्रुप है ना डीके, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। अगर थर्ड न्यूटन्स लॉ वाला है ना, कूलिंग वाला है, कूलिंग लिख देता हूं मैं, अगर कूलिंग वाला है तो बस यहाँ पे टेम्परेचर का सराउंडिंग डिफरेंस होता है ना, ये देखा तीनों के फॉर्मूले एकदम सेम सेम तरीके से लिखे हैं। अब थोड़ा सा नोट यहां पे ना, थोड़ा सा नोट, हमें जब भी तीन कंडीशन निकालनी होगी हमें दिया होगा इनिशियली द अमाउंट इज 100 ग्राम एंड आफ्टर 5 आवर्स द अमाउंट इज 50 ग्राम्स। इनिशियली का मतलब ये होगा, इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, तो मतलब है टी को हम जीरो, मतलब टाइमर हमने यहां से शुरू किया है ना, तो अमाउंट इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, ऐसे हमारी कंडीशन आनी चालू हो जाएगी बच्चे। एंड आफ्टर 5 आवर्स, तो सेकंड कंडीशन होगा 5 आवर्स में अमाउंट इज 50 ग्राम्स, ठीक है, ऐसे चालू हो जाएगा हमारा, राइट। सो देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 10 आवर्स, सो दिस, तो ऐसे तीन कंडीशंस मुझे देखनी पड़ेगी, ऐसे तीन कंडीशंस। तो इनिशियली, या ऐसे बोला जाएगा कि टेम्परेचर इज 80 फ्रॉम 30, तो भाई इनिशियली जो भी होगा वो t इक्वल टू 0 होगा, जो स्टार्टिंग लाइन होगी वो हमेशा t इक्वल टू 0 पर होगी। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए अच्छे से, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। पक्का क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? 100% क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको? अरे एक स्माइल के साथ बोलो यस सर, जल्दी से यस सर, है ना, बिल्कुल जोश के साथ बोलो यार। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कि पॉपुलेशन ग्रोथ जब हो तब हम क्या यूज करेंगे, और डीके जब हो तब हम क्या यूज करेंगे, कूलिंग जब हो तब हम क्या यूज करेंगे, और उसके अलावा जब क्वेश्चन में हमें दिया हो इनिशियली, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, टी इक्वल टू 0 से शुरू होगा। आसान सवाल होने वाले हैं। कई बच्चों को तकलीफ यही होती है कि कंडीशंस निकालनी नहीं आती, हम करते हैं 2-3 सवाल, क्लैरिटी मिलेगी हमको। अब बस देखना, समझना और फिर खुद से भी ट्राई करना इन सवालों को। 2025 में 3 मार्क के लिए पूछा गया है। इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम, कूल्स बोल दिया मतलब क्या है ये, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप सब फटाफट ये कर देना, 1 मार्क तो मिल जाएगा। मैं क्या यूज करूंगा, थीटा माइनस थीटा नॉट सी ई पावर माइनस के टी, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोल के ये कर देना, आप देखते बाकी चीजें। इट कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री, इट कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री इन 30 मिनट्स। अब इंफॉर्मेशन निकालो सारा, एक ही लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, राइट। क्या मुझे थीटा नॉट मिला है, यहां पर थीटा नॉट मिला है क्या? फिर से पढ़ते हैं सर, समझ नहीं आया। इट कूल्स फ्रॉम 80 to 50, तो इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना है, 80 है। तो पहला कंडीशन क्या आएगा, जब t 0 हो थीटा इज 80, हा या ना? देखो ना, इट कूल्स फ्रॉम 80 to 50, तो स्टार्टिंग में 80 था, अब 50 हुआ है। अच्छा 50 कब हुआ है, 50 कब हुआ है, आफ्टर 30 मिनट्स, है ना। थीटा इज 50 डिग्री आफ्टर 30 मिनट्स, राइट। तो टी को मैं 30 मिनट्स लिख देता हूं। ये कंडीशंस अगर समझ में आ गई ना तो बहुत इजी होने वाला है सवाल हमारे लिए, काफी सिंपल होने वाला है सवाल हमारे लिए। एक बार और पढ़ेंगे, और फिर बोला है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। अब देखो यहाँ 30 मिनट्स लिया है तो उसको भी 60 मिनट्स लेंगे। तो थर्ड कंडीशन क्या है मेरी, थर्ड कंडीशन ये बोला गया है कि थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन टी इज इक्वल टू 60। ये हमारे सवाल है। तो ये 3 कंडीशंस निकालनी आपको आ रही है क्या, एक बार और पढ़कर देख लो, क्योंकि यही 3 कंडीशंस है जो हमें यहाँ पे हेल्प करने वाली है। बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50, तो स्टार्टिंग में 80 है सर, टी 0 पे 80 है सर, डन। 50 एट ए टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री, है ना सर, रूम टेम्परेचर बोला गया, तो रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर इन 30 मिनट्स। तो ये क्या हो रहा है, 80 से 50 हो रहा है, तो अब नया टेम्परेचर क्या है, 50 आया है 30 मिनट्स के बाद, तो टाइम टी इज 30 मिनट्स, ओके। एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, फाइनल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आफ्टर 1 आवर, तो टी इक्वल टू 60 पे थीटा क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ के 3 कंडीशंस को संभाल लो अच्छे से। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये इक्वेशन मुझे यूज करनी है हमेशा, यहां पे यूज करते हैं। थीटा को क्या रखेंगे 80, थीटा नॉट क्या है 25, सी ई पावर 0, क्योंकि टी को 0 रखना है मुझको। कितना हो गया बेटा ये देखो, सो दिस कम्स आउट टू बी 55, तो मुझे सी का वैल्यू 55 मिल गया है। हाँ सी मिल गया सर, पहला कांस्टेंट आ गया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू सी ई पावर माइनस के टी। पुटिंग वैल्यूज थीटा की जगह क्या रखना है बेटा, 50 रखना है, सी यानी 55 है सर, ई पावर माइनस के इंटू 30, ठीक है, यस सर। तो कितना हुआ 25 55 ई पावर माइनस 30 के,
ठीक है, तो आप देखोगे तो यहां से मैं ना e⁻−30k ही निकाल के रखता हूं। बच्चों के मत निकालो, यहां मैं थोड़ा आसान करता हूं आपके लिए कैलकुलेशन। क्या होगा, 25/55 होगा और आई कैन से 5/11 होगा। यस और नो? के निकालने की जगह ना मैं ई पावर के फॉर्म में ही रखूंगा। क्यों सर? दिखेगा आपको अगले स्टेप में। आपको स्टेप समझ में आया कि आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। थीटा को रखना है 50, तो ये हो गया 25, सी को रखना है 55 ई पावर के, टी को रखना है मुझे 30। सो ये -30 क्या हो गया और ये 25/55 हो गया। समझे ना, ये 25 बचा, 55 इधर चला गया, तो 5 5 जा 5 11 जा। ओके, कटवट होके 5/11 आ गया सर। ठीक है, तो e⁻−30 के मुझे मिल गया है। नाउ अगेन मैं यूज तो वही करूंगा, θ-25 इक्वल टू सी e⁻−kt। पुटिंग वैल्यूज, थीटा पता करना है सर मुझको, c is 55 e⁻−k into 60। So I can say θ-25 is equal to 55 e⁻−60k। अब मेरे पास क्या है, -30k है मेरे पास, तो क्या मैं इस 60k को ऐसा लिख सकता हूं, e⁻−30k into 2, हाँ या ना? 60 मतलब 30 into 2 ना बेटा, तो मैं उसका यूज करूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है। e⁻−30k मेरे पास है, कैलकुलेशंस थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डरना मत आप। सर ये नहीं समझा, देखो ना बेटा, t को 60 रखूंगा, 60k होगा तो 30 into 2 होता है ना, तो 2 को बाहर कर दिया, 30k का वैल्यू मेरे पास है। यस, सो आई कैन से θ-25 55 इंटू, नाउ दिस इज, ये क्या था मेरा 5/11, 5/11 का स्क्वायर ना, 2 यहां पर है, बस वी विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड नाउ। 55 इंटू 25 अपॉन 11 इंटू 11, तो यस ये 5 जा हो गया। सो θ-25 इज इक्वल टू 125/11। आप देखो 125/11 करोगे भाई, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 बचा है तो 0.3, ओके 33, 7 तो 0.36 है ना, तो 11.36। सो आई कैन से 25 और ये क्या हुआ 11.36 आया। सो थीटा इज इक्वल टू 25 this, so theta is 36.36 डिग्री सेल्सियस। सो आफ्टर 1 आवर, आप स्टेटमेंट लिख दो, आफ्टर 1 आवर टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 36.36 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशंस डिफिकल्ट लग रहा होगा या लंबा लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट गेट दी 3 स्टेप्स प्रॉपरली, दैट्स इट। हमेशा 3 जो है ना 1 2 3 ये ठीक निकाल लो, बात बहुत सिंपल हो जाती है। बताओ भाई बताओ, मुझे कमेंट करना नीचे और बताना कैसे लगा ये वाला, कैसे लग रहा है सर। एप्लीकेशन इसके पहले नहीं आता था, अब कैसे लग रहा है? ओवरऑल वन शॉट किस तरह लग रहा है, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पक्के से कमेंट करके बताना यार कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन डन डनाडन। 8 से 10 मार्क्स फिक्स, 10 मार्क का है वैसे तो, 8 मार्क का कंपल्सरी ऐसे कह सकते हैं हम, 10 मार्क का पूरा वेटेज रखता है ये टॉपिक। ठीक है, तो फॉर्मूला पता चल गया था क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। अब ये कंडीशंस बार बार पढ़ के मुझे समझ में आया, पुट किया वैल्यूज, के नहीं निकालूंगा मैं, ई के पावर में ही रखूंगा मैं। ये भी एक अच्छा चीज मैंने बताया, ताकि के निकालोगे लॉग में जाएगा, कैलकुलेशंस बहुत टफ कर देते हो आप खुद के लिए। तो मैं e⁻−30k में रखूंगा और यहाँ पे मैं उसको यूज करूंगा। 60k को क्या किया 30k इंटू 2, तो ये 30k का वैल्यू मेरे पास है 5/11 रखा, और फिर इफ यू गो थ्रू इट वेरी इजीली यू विल अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। बस कोशिश करना, थोड़ा सा कोशिश कर लेना आप, ठीक है? ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक होगा ये। 4 मार्क के लिए सवाल पूछा गया है। यस, आराम से समझते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ वाली बात है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर सवाल है। क्या है? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे सवाल है। तो आपको याद है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए हम क्या कह सकते हैं, P इज इक्वल टू सी ई पावर के टी, है ना? यस, वी विल यूज दिस। पॉपुलेशन ग्रोथ वाली बात है भाई। इस प्रोपोर्शनल नंबर प्रेजेंट इफ इनिशियली, अब देखो सारी कंडीशंस इनिशियली बोलते से क्या होना चाहिए, T इक्वल टू 0, देयर वर 1000 बैक्टीरिया, पॉपुलेशन कितना था 1000 था, पहला कंडीशन। एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, नंबर डबल्स इन 1 आवर, तो T इक्वल टू 1, नंबर कितना और डबल हो गया मतलब 2000 हो गया है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। फाइंड द बैक्टीरिया, तो थर्ड कंडीशन क्या हुआ,
कि t इक्वल टू 2.5 क्या होगा पॉपुलेशन, है ना, यही पूछा गया है हमको। आपको ये तीनों चीजें समझ में आई? शुड वी रीड वंस मोर? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ समझ गए, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ वाली बात हो गई ये तो हमें पता चल गया। ओके, प्रोपोर्शनल टू द इफ इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0 देयर वर 1000 बैक्टीरिया, पॉपुलेशन 1000 था, एंड नंबर डबल्स इन 1 आवर, तो जब t इक्वल टू 1 होगा नंबर डबल हो गया है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, तो पॉपुलेशन कितना है आफ्टर 2.5 आवर्स में। पक्का? अगर ये तीन कंडीशन समझ में आ रही है निकालना कैसे, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, और ये फॉर्मूला यूज करना ये भी समझ गया है सर। चलो रखते हैं। तो पॉपुलेशन इज 1000 c e पावर 0, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1000। हमेशा इनिशियल वाला जो चीज है ना वो हमेशा c देता है, चाहे रेट ऑफ डिके हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा तरीका यही होगा। ओके, नेक्स्ट सर t को 1 डालना पड़ेगा। आई एम अगेन राइटिंग यूजिंग दिस फॉर्मूला। p मेरा 2000 है, c मेरा 1000 है, e पावर इंटू e पावर k इंटू 1 है, तो ये गया, तो आई कैन से e पावर k जो है ना वो 2 आया है। मैं k निकालूंगा क्या? नहीं, मैं e पावर k में ही रहने दूंगा। मैं k निकालूंगा क्या? नहीं, मैं ऐसा ही रहने दूंगा। आपने कहा था ना कि सर k मत निकालना, e के टर्म्स में ही रखना। ठीक है। थर्ड, अगेन आई एम सेइंग कि विल यूज दिस। सो पॉपुलेशन निकालना है, c कितना है 1000, e पावर k इंटू ये क्या है t इज 2.5 और आई कैन से 5। ठीक है, 2.5 लिख देता हूं, 2.5 लिख देता हूं, या 5/2 लिख दो तो और अच्छा लगेगा आपको। ठीक है सर, तो ये क्या आया पता है आपको? e पावर k का वैल्यू कितना है? 2 है, तो पुटिंग दैट वैल्यू, सो 1000 इंटू 2 पावर 2.5, या ठीक है, तो आई कैन से 2 पावर 2 इंटू 2 पावर हाफ। सर ये कैसे हुआ? 2.5 समझते हो ना, 2.5 5/2 लिखो या 2.5, तो 2 पावर अलग और हाफ अलग, तो आई कैन से 1000 इंटू 4 इंटू √2। सो यहां से आंसर क्या है मेरा? पॉपुलेशन p इज 4000 इंटू √2। √2 का वैल्यू दिया है क्या? 1.414। सो 4000 इंटू 1.414, 3 0 से देखो 1414 इंटू 4 कर दो, 16 1 कैरी है ना, 5 अगेन 16 1 की, तो 5656। सो आई कैन से 5656 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो पॉपुलेशन इज दिस। सो आफ्टर 2.5 आवर्स पॉपुलेशन इज, हमेशा स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, पॉपुलेशन इज 5656। ओके, 4000 था तो अब क्या हुआ? 5656 हो गया, एंड दिस इज आवर आंसर। मजा आया? ये ई पावर के वाली बात थोड़ी अलग होगी, नहीं होगी आपके लिए, लेकिन समझ में आई? तो ऐसे ही हमारे सारे तरीके के सवाल यहां संपला करते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पूछा जाए आपको कि कैसा लग रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना ना। आई एम श्योर आपको क्लैरिटी मिली होगी, मतलब मजा आया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे थे, सर मजा आ गया सर, समझ आ गया सर, प्लीज बताइएगा। और कितने लोग ऐसे कि सर रिवाइज हो गया, सारे सवाल जो हमें करने थे वो सब हो गए। मैंने कहा था ना कि 24-25 सवाल होंगे और हम वो टॉपिक को कंप्लीटली पूरा 0 से अच्छे लेवल पर कंप्लीट करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। तो बोर्ड्स के लिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात सोच रहे थे तो अब यहां पे खत्म होता है। ठीक है, प्रैक्टिस भरपूर करनी है। और एक और बात, अगर आप बाकी चैप्टर्स को भी करना चाहते हो, बाकी चैप्टर्स भी कवर करना चाहते हो, तो मैंने सारे के सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर किए हैं बोर्ड्स के लिए। नए सेशंस है अभी इस साल के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा, बहुत स्लो डेप्थ में हर चीज़ करिए। प्लेलिस्ट गणितंक यूट्यूब चैनल पर है, आप देख सकते हो और आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। सर बताएंगे शॉर्टकट की ट्रिक, हर क्वेश्चन पे लगेगा करेक्ट टिक। स्कोर बढ़ाना है तो सुन मेरी बात, अल्फा 5.0 है तेरे साथ। बहाने बनाना बंद कर, टेस्ट देना शुरू कर। अल्फा 5.0 स्कोर अभी बढ़ा।